अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम सर। हेलो हेलो जी जी सर। यस हेलो। जी सर। यस सर, आ रही है आवाज। आवाज आ रही है? बस ये सर आ रही है आवाज। मुझे भी आ गए सब लोग। तकरीबन सर। और जिन्होंने आना था वो आ गए, यस सर। है ना। यस सर। अरकम अरकम आया हुआ है। यस सर। अरकम अटेंडेंस लगा रहा है ना। जी सर, लगा रहा हूँ। यार अटेंडेंस सारी कंपाइल करके और हर लेक्चर का जो है ना लिंक वो भी वो मुझे तो भेज दो। मैंने मूडल पे सारा कुछ अपलोड करना। सही है, मैं ऐसा आपको करो एक ना, लिंक एक भेज देता एक एक वो बना दो, गूगल की स्प्रेडशीट शेयर कर दो ना, उसी हूँ। में वो ये गूगल एंट्री डाल दिया शीट्स पे करो। है। गूगल शीट पे अटेंडेंस भी है और लेक्चर्स की गूगल ड्राइव की लिंक भी है। बस बस वो भेज दे यार काइंडली। वो अभी मूडल अपलोड करना, अपडेट अप टू डेट करना है सारा। यूनिवर्सिटी जी, ने बड़ा वो किया हुआ है कि सब फ्लैश पॉट होना। मैं भेज देता हूँ सर। तो ऐसे समझ आ रही है ना। हमारा वो चूंकि लेक्चर से हैवी, तो इसलिए मैंने लेक्चर वो 3 MB से ज्यादा अपलोड नहीं करने देता, इसलिए मैंने ईमेल पे सारा चलाया है। वो फिर सर वो बड़े मैंने लंबे डाउनलोड लेक्चर। करके अपलोड कर दिए थे कहाँ पे? ड्राइव पे। अच्छा तुमने ड्राइव पे किया ना। जी हम्म, ठीक है। चलो ये अच्छा हो। Very good। ये सारे लेक्चर्स ना मुझे भी बाद में देना, मैं भी पहली दफा पढ़ा रहा हूँ, मैं जरा देखूंगा कि कहाँ गलती हुई, कहाँ इम्प्रूव करना है, कहाँ ज्यादा ये छुपा दी। ठीक है सर। अच्छा ये तुम्हारे लास्ट क्लास में तुमने कहा था कि टेक्स्ट प्रोसेसिंग करवाएं, तो डेफिनेटली हमने करनी थी। मेरा इरादा ये था कि पहले थोड़ी सी हम अनसुपरवाइज को भी कुछ हाथ पल्ला मार लें और फिर हम वापस आएं। लेकिन जो सर वो बहुत सारे बच्चे जो आपने प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, खैर जो आप लोग सर प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं वो ज्यादातर टेक्स्ट प्रोसेसिंग से रिलेटेड हैं, जो बच्चों ने मुझे ईमेल की है। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि पहले टेक्स्ट प्रोसेसिंग हम कर लें, ताकि आप लोगों को एक दफ़ा तसल्ली हो जाए, आसानी हो जाए, इसकी समझ आ जाए, ताकि आप अपने प्रोजेक्ट्स जो हैं वो एनी वे स्टार्ट करें। तो टेक्स्ट की जो प्री प्रोसेसिंग, फर्क कहाँ पे आना है? प्री प्रोसेसिंग में ही आना है, क्योंकि प्री प्रोसेसिंग में ही चेंजेस हैं। उसके बाद बाकी तो क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम्स मोर और लेस वैसे ही चलते हैं, जैसे हमने देख ही लिया है कि 2-4 लाइनों का कोड है, वो एज इट इज चलते हैं। तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब हमारे पास अभी तक जो डाटा था वो नंबर्स की फॉर्म में था, एक्सेल के कॉलम्स थे, और उन कॉलम्स को अगर वो नंबर्स की फॉर्म में नहीं भी थे तो हमने ट्रांसलेट कर लिया नंबर्स की फॉर्म में, और अगर स्केलिंग की जरूरत थी स्केलिंग कर ली, और उसके बाद फिर अगर कोई कॉलम रिमूव करने हैं या नहीं कंसिडर करने हैं तो वो डायमेंशन रिडक्शन टाइप चीज हमने कर ली। एंड इन द एंड हमने जो भी रिग्रेशन या क्लासिफिकेशन अप्लाई करनी थी वो हमने कर ली। तो हम इस तरीके से चल रहे हैं। अब बताएं अनाथ, क्या सवाल है? सर वो आपने ईमेल किया था, वो क्या कहते हैं, वो रिसर्च वर्क के बारे में, और आपने कहा था उसे क्लास में डिस्कस करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि रिपोर्ट कैसे बनानी है। जी जी, वो मैं आपको बताऊंगा अभी, आज के लेक्चर के एंड पे बताता हूँ। और ठीक है। मैंने एक स्टूडेंट से कहा है, ये PhD स्टूडेंट है, मेरे साथ काम कर रहे हैं, तो उनके साथ हम ये वो भी मशीन लर्निंग का सारा काम है, तो मैं आई वांटेड टू एंगेज ऑल एंड दैट, तो मैंने उनसे कहा एक टेम्पलेट बनाते हैं ताकि सारे लोग स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। अच्छा ये जरा 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, मैं एक चीज ढूंढ रहा हूँ सिस्टम से, तो फिर मैं आपको शुरू करवा। ओके सर।
जी अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। अच्छा, हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग से शुरू करते हैं। मैं आपको ये बता रहा था कि आवाज़ आ रही है? जी जी सर आ रही है। आ रही है जी सर, आ रही है। स्क्रीन भी शेयर हो रही है? जी सर हो यस रही है। सर, हो रही है। ये एनएलपी का वो पूरा एक ये वर्कफ्लो सर नजर आ टेक्स्ट रहा है क्लीनिंग, प्री प्रोसेसिंग ये का। सर टेक्स्ट क्लीनिंग, बैक ऑफ वर्ड्स, अप्लाई क्लासिफिकेशन। हाँ बिल्कुल, इट सेज के पहले नंबर पे हमने क्या करना है, टेक्स्ट की क्लीनिंग करनी है। तो टेक्स्ट की क्लीनिंग में कुछ चीजें हैं, फिर हमने उसको वो चीजें क्या हैं वो भी हम थोड़ी देर में देखेंगे। फिर उसको बैग ऑफ वर्ड्स मॉडल है या उसको वेक्टराइजेशन करनी है हमने किसी भी फॉर्म में, यानी कि वेक्टराइजेशन का मतलब ये है कि हमने उसे नंबर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हर एक जो हमारे पास डॉक्यूमेंट है अगर, या हमारे पास कोई ट्वीट है, कोई रिव्यू है, ठीक है, जिस भी फॉर्म की कोई चीज है टेक्स्ट में लिखी, उसको हमने काइंड ऑफ एक नंबर रिप्रेजेंटेशन दे दें, जिसके लिए एक मॉडल बैग ऑफ वर्ड्स है। उसके अलावा वेक्टर स्पेस मॉडल बताते खुद एक वेक्टर स्पेस मॉडल के नाम से है, जिसको वेक्टराइजेशन कहते हैं। तो उसमें आगे फिर फर्दर वो नंबर्स की फॉर्म में कैसे चीज को ट्रांसलेट करना है, उसके कई सारे तरीके हैं। हम उसका एक सिंपल तरीका आज की क्लास में कोशिश करेंगे कि कंप्लीट करें, इसे सीखें। उसके बाद क्लासिफिकेशन मॉडल अप्लाई कर लेना है, और बाकी आपको पता है फिर के कंफ्यूजन मैट्रिक्स और एक्यूरेसी की मदद से हमने उसे एवेल्यूएट कर लिया। हेलो यस सर। हेलो, यस सर। यस सर। आ रही ना आवाज? ये आ सर रही है। आवाज आ रही है। जी जी सर। अच्छा, टू स्टार्ट विद जनरल चीजें, कुछ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो है काफी पुराना एरिया है, और इसमें हम कई तरीके की चीजें करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, बुक बुक कौन सी टाइप की है, ये कोई साईफाई वाली बुक है या कोई से, जैसा लाइब्रेरी के अंदर हम कैटलॉग की बेस पे कोई भी नई बुक आई है तो उसे हमने कैटलॉग में असाइन करना है कि ये कौन से टाइप की बुक है, तो ये इसको उस सेक्शन में डाल दिया जाए। ये इस्लामियात की है या सोशल साइंसेज की है या मैनेजमेंट साइंसेज की है, इंजीनियरिंग की है, वगैरह वगैरह। और इसी तरह क्वेश्चन आंसरिंग के सेशन पे जो क्वेश्चन हैं, जिस तरह ये आजकल आप चैट बॉट्स देख रहे हैं, तो ये चैट बॉट्स जो है ये भी टेक्स्ट प्रोसेसिंग की ही या नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो है वो एक तरह ब्रॉडर चीज है टेक्स्ट प्रोसेसिंग की निस्बत। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में साउंड्स या वॉइसेस की प्रोसेसिंग भी है। जिस तरह इस वक्त मैं उर्दू बोल रहा हूँ, तो उर्दू के साउंड को इनपुट के तौर पे लेना और बताना कि ये बंदा क्या बात कर रहा है, तो ये भी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में ही फॉल करता है, क्योंकि जबान की ही बात है। तो ज्यादातर मतलब दोनों चीजों पे अच्छा खासा काम हुआ है। तो होता ये है कि जब आप साउंड की बात करते हैं तो एक स्टेप और ऐड हो जाता है। साउंड से वो चीज टेक्स्ट में कन्वर्ट होती है, और फिर टेक्स्ट से कन्वर्ट होकर आगे वही पाइपलाइन चलती है जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की वर्ड या टेक्स्ट की पाइपलाइन। और इसी तरह जब आपने वॉइस वर्सा करना होता है तो फिर आप नेचुरल लैंग्वेज को टेक्स्ट को प्रोसेस करते हैं, और प्रोसेस करने के बाद फिर आप साउंड में कन्वर्ट करते हैं। तो टेक्स्ट को साउंड में कन्वर्ट करना उतना चैलेंजिंग नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली हमें पता है कि क्या लिखा हुआ है और हमने उसकी साउंड को वो फिक्स्ड वोकैबुलरी है मोर और लेस, तो उसके मुताबिक उसे ट्रांसलेट करना या उसकी वॉइस जनरेट करना इज नॉट एन इशू। हाउएवर ऑन द अदर हैंड, अगर हमें ये अंडरस्टैंड करना हो कि इस वक्त फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ तो मैं उर्दू में कैसे बोल रहा हूँ, मेरा एक डिफरेंट पिच है, और सारा कुछ जो मेरे वॉइस की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सारी फर्क है। आयरा बोल रही होगी, उसके लिए और तरह की होगी, फीमेल के कॉन्टेक्स्ट में आवाज की पिच और से बाकी सारी चीजें जो बहस वगैरह होती हैं वो सारी फर्क हो जाएंगी। फिर इसी तरह लफ्जों को किस तरह ठहराव से बोलना है या तेजी से बोलना है, हर एक का अपना एक एक्सेंट होता है, तो उसके मुताबिक फिर मशीन लर्निंग मॉडल्स ट्रेन होते हैं और वो दे टेंड टू आइडेंटिफाई। ये जो आपने देखा होगा अक्सर आजकल वीडियोस के नीचे क्या उसे कहते हैं,
लिखा हुआ जो आ रहा होता है, सब टाइटल्स आ रहे होते हैं, तो वो ऑटो जनरेटेड सब टाइटल्स हैं, वो जहाँ पे होते हैं, तो आप वहाँ पे आपको कई दफ़ा हम नीचे से पढ़ रहे होते हैं तो हमें पता लग रहा होता है कि ये गलत लिखा हुआ है, बंदा बोल कुछ और रहा है, लेकिन वो फिर इंटरप्रिटेशन यही वाली जो हमारी एक्यूरेसी की गलती है वो फिर वहाँ पे नजर आ रही है। ये चीज़ एक्सपीरियंस की है कभी आपने? यस सर। यस सर, ऐसे होता है। हम्म। तो नेक्स्ट थिंग इज के मशीन ट्रांसलेशन एक पूरा एरिया है, स्पीच रिकग्निशन जो भी मैं बात कर रहा था वो, और मशीन ट्रांसलेशन में ये जो गूगल ट्रांसलेटर है पूरा का पूरा, ये पूरी इसकी एक से जीती जागती तस्वीर है जिसमें हम कर रहे हैं। ये नबील साबिर साहब ने जो PhD की है सारी, ये भी मशीन ट्रांसलेशन पे थी, साइन लैंग्वेज, इस पे भी हम कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं और हमारे पास काफ़ी सारा काम इसमें है। आप में से जो अच्छा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट करना चाहते हैं इसके ऊपर, हम वी आर अवेलेबल, और आप लोग हमारे पास आएँ और हम आपको गाइड करेंगे कि आप, बल्कि इसी तरह से क्या होता है कि यूनिवर्सिटियों से जो चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं वो इसी तरह स्लोली ग्रेजुअली ओवर द ईयर्स काम होते हैं, और फिर जाके एक अच्छी चीज़ यूनिवर्सिटी से निकलती है कि यार ये देखो, ये हमने पूरी एक पाइपलाइन विद डाटा सेट। अब आपको अगर समझ काफ़ी सारी समझ आ गई ना इस कोर्स में, अब देखो साइन लैंग्वेज पे जो हमने काम किया था उसमें हमें डाटा सेट भी चाहिए, उसमें हमें मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के मॉडल्स भी चाहिए, उसमें हमें डेफ लोगों की सपोर्ट भी चाहिए जो कि हमें उस डाटा को मज़ीद जनरेट करने में और जो हम काम कर रहे हैं उसको वो वैलिडेट करें कि वाकई में उनके काम उनके मुताबिक ही ये चीज़ आई है। तो डाटा सेट जनरेशन में और वैलिडेशन में उन लोगों का बड़ा रोल है, उनको इंक्लूड के बगैर हम ये काम कर नहीं सकते हैं। और फिर उसके अलावा जो जिस तरह ये स्पीच रिकग्निशन है तो वहाँ पे स्पीच तो है नहीं, तो वहाँ पे इशारे चलते हैं, तो वो हमने जब टेक्स्ट को या वॉइस को इशारों में कन्वर्ट करना है, या ऑन द अदर हैंड जो वो इशारे कर रहे हैं उन जेस्चर्स को या इशारों को हमने इंटरप्रेट करके और उससे नेचुरल लैंग्वेज का टेक्स्ट बनाना है, तो ये पूरे एक बोथ डायरेक्शंस में अच्छा खासा काम है। तो अभी जो हम काम लार्जली कर रहे हैं वो हम टेक्स्ट टू साइन लैंग्वेज का काम कर रहे हैं कि हमारे पास टेक्स्ट आता है, उस टेक्स्ट को हम साइन लैंग्वेज में के इशारों में कन्वर्ट करते हैं मशीन के थ्रू। वरना जनरली ये काम कैसे होता है कि डेफ लोग जब पढ़ रहे होते हैं या किसी चीज़ को सीख रहे होते हैं तो इंटरप्रेटर्स जो हैं, ह्यूमन इंटरप्रेटर साथ खड़े होते हैं और वो इशारे करते हैं। हम उस ह्यूमन इंटरप्रेटर की इंटरवेंशन जो है उसको मिनिमाइज करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप, मैं देख रहा था अमेरिकन साइन लैंग्वेज जो है वो इस वक्त सबसे रिचली स्टडीड लैंग्वेज है, तो अमेरिकन साइन लैंग्वेज के ब्राउजर में प्लगइन भी मौजूद है। जिस तरह आपने देखा होगा कि ब्राउजर में ऐसे प्लगइन्स मौजूद हैं जो कहते हैं रीड इट, उसे हम कहते हैं, तो वो सारा कुछ रीड करना शुरू कर देता है उस पेज पे जो लिखा हुआ है। ये देखा है आपने ऐसे किसी ने? सर तो इसी तरह ब्राउजर में और इवन यूट्यूब पे मैं देख रहा था एक्सप्लोर करते कि अमेरिकन साइन लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट करके प्ले करने का भी प्लगइन बने हैं कि जो कुछ भी वो टेक्स्ट है या वॉइस है उसको वो टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा और उस टेक्स्ट को इंटर्न अमेरिकन साइन लैंग्वेज के इक्विवेलेंट में ट्रांसलेट करेगा और फिर उसे जेस्चर्स की फॉर्म में प्ले कर देगा। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर जगह के इशारे फर्क है, मतलब यही वाली जो बात है क्वेश्चन आंसर, तो क्वेश्चन का जेस्चर पाकिस्तान साइन लैंग्वेज में अलग है, अमेरिकन में अलग है, आंसर का हमारे अलग है, उनका अलग। तो जिस तरह सवाल और जवाब है, उर्दू में सवाल है, इंग्लिश में क्वेश्चन है, उर्दू में जवाब है और इंग्लिश में आंसर है, तो लफ्ज फर्क है ना, तो एग्जैक्टली इसी तरह से जेस्चर्स भी फर्क। तो ये पूरा अपने अंदर एक बड़ी चैलेंजिंग चीज़ है, इसको ओवर द ईयर्स हम 5-6 साल हो गए इस पे हम काम कर रहे हैं। इसी तरह आप में से कुछ कई सारे स्टूडेंट्स ने इसमें हमारे साथ बड़ा अच्छा काम किया है और अभी तक कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि फिर एक यूनिवर्सिटी की तरफ से जब एक बड़ी चीज़ निकलती है, ये जब हम बाहर देखते थे तो हम ये जो माउस है, माउस आपने वो देखा हुआ है जो रोलिंग बॉल वाला माउस होता है, वो आप लोगों ने देखा हुआ है? यस कितने आप नए तो नहीं है कि आपने वो ना देखा होगा ना? यस सर, ठीक देखा ठाक हुआ पुराने आप भी। हाँ, तो वो रोलिंग बॉल वाला माउस होता था, तो फिर ये जो रोलिंग बॉल के बगैर वाला माउस आया, ये EPFL यूनिवर्सिटी जो थी जिसमें मैंने मास्टर्स का थीसिस किया था, ये उन लोगों ने बनाया। तो ये उस यूनिवर्सिटी ने ये चीज़ बनाई, लेकिन ये चीज़ें कैसे बनती हैं कि फिर काफ़ी साल इनके ऊपर काम होता रहता है, प्रोटोटाइपिंग होती है, फिर वो एक ऐसी अच्छी चीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं कि जिसको फिर आगे कमर्शलाइजेशन के लिए
organizations they jump in and they वो collectively फिर काम करते हैं और फिर उसको कमर्शलाइज करते हैं। तो मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोगों को बता दूं कि ये आईटी की फील्ड में अभी हम गए भी थे पिछले दिनों सॉफ्टवेयर हाउस में, मैंने बताया, और भी जाते रहते हैं, लोगों से डिस्कशन भी होती रहती है। तो मैं आपको एक बड़ा रियलिटी चेक यहाँ पे देना चाहूँगा कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जंपिंग करने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि हम एंटरप्रेन्योर बनने जा रहे हैं। बुरी बात नहीं है अपना स्टार्टअप बनाना या कुछ करना, लेकिन इस केस में, हमारे वाले डोमेन के केस में, या इन एनी वे, ये जो पूरा बिजनेस करना होता है ना, ये पूरे बिजनेस के लिए पूरी ओरिएंटेशन भी बड़ी जरूरी है। सिर्फ आपका आइडिया या सिर्फ आपका जो टेक्नोलॉजी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग इज नॉट अ गुड एनेबलर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। तो जो लोग एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाते हैं वो क्या करते हैं कि पहले 2-3 साल वो काम सीखते हैं। ये चीज आपने मूवीज में और कई सारी जगहों पे देखी भी होगी कि लोग दे जंप इनटू इट कि यार मैं फलां बंदे के पास ये अच्छा सेटअप है, इस अच्छे सेटअप में मैं घुस के एक दफा मैं सारी चीजें देखूं कि ये चलती कैसे। वो एक्सपीरियंस लेने के बाद 1-2-3 प्रोजेक्ट्स प्रोफेशनली गुजारने के बाद, क्लाइंट से कनेक्शन करने के बाद, फाइनेंशियल्स को देखना, टीम मैनेजमेंट को देखना, एचआर को देखना, ऑफिस मैनेजमेंट को देखना, ये सारी चीजें सीखने के बाद फिर बंदा इस पोजीशन में आता है कि वो एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बन सके। सो डोंट लेट द स्पार्क डाई कि मैंने अब नौकरी ही करनी है, लेकिन उस एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जो पाथ फॉलो करना है वो भी बड़ा सेंसिबल पाथ होना चाहिए। तो ये तरीकाकार होता है उसके लिए। तो इसको आप लोगों ने जहन में रखना है जो भी आप में से एस्पायर कर रहे हैं कि उन्होंने अपने सेटअप्स बनाने हैं। देन डॉक्यूमेंट समराइजेशन भी, वो टेक्स्ट समराइजेशन या डॉक्यूमेंट समराइजेशन, एक बड़ा डॉक्यूमेंट पढ़ें और उसकी समरी ऑटोमेटिकली बना दें, तो ये काफी चैलेंजिंग कामों में से काम है। ये सारे के सारे जो है टॉपिक की प्रिडिक्शन हो गई, जो के ऊपर जो जनरल ऑफ द बुक है वो भी इसी नोयत की चीज है। अच्छा, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लिए काफी मजेदार सी लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं। स्टैनफोर्ड की एनएलपी की टूल किट है। जब हमने साइन लैंग्वेज पे, नेचुरल साइन लैंग्वेज पे काम स्टार्ट किया तो स्टैनफोर्ड की जो एनएलपी की किट थी वो हमने मेनली यूज की थी। तो अभी जो काफी रिच और तेजी से ग्रो करने वाली जो है लाइब्रेरी या पूरी का पूरा पैकेज, वो नेचुरल लैंग्वेज टूल किट एनएलटी के जो पाइथन ने एक्सपोज की है। इसी तरह ओपन एनएलपी जिसमें ओपन सीवी है, और इसी तरह स्पेसी वगैरह ये भी अवेलेबल हैं। लेकिन एनएलटी के जो है वो काफी वाइडली यूज हो रही है। ये सारी यूज होती हैं, लेकिन ऑब्वियसली वी शुड नो कि कौन सी लाइब्रेरी अवेलेबल। ये इसका एक स्निपेट सा है कि जब आपके पास एक सेंटेंस आता है, सो फॉर एग्जांपल जो जो इसके लीफ नोड्स हैं इस ट्री के, वो आप अगर देखें ग्रीनिश कलर में जो लिखे हैं वो है पियर विंकन 61 years old will join the board as a non-executive director November 29. So this is the sentence. इस सेंटेंस को पूरे को ब्रेक किया गया है नाउन फ्रेज में, वर्ब में, एडजेक्टिव में, ठीक है, तो प्रपोजिशंस में। तो ये सारे के सारे हर एक के लिए अलग अलग लेटर कोड्स हैं और उससे आइडेंटिफाई करना। तो ये फिर डिपेंडेंसीज जो होती है ना कि जी ये फॉर एग्जांपल ही लिखा हुआ है, तो ही अगर लिखा हुआ है तो वो ही पियर विंकन को ही रेफर करेगा। तो ये वाली चीजें जो डिपेंडेंसीज हैं सेंटेंसेस के अंदर, ये फिर हमें इस तरह की जो टेक्स्ट प्रोसेसिंग है वो फिर हमें आसानी देती है उसको फिगर आउट करने में। फिर इसके अलावा ये आप जो वेक्टर स्पेस वगैरह जो है, वर्ड टू वेक्ट एक एम्बेडिंग है, इसी तरह दीगर एम्बेडिंग्स हैं। ये जो इस वक्त आपको ये दोनों स्क्रीन पे चीजें नजर आ रही हैं, एक ये ग्राफ सा काफी डेंस वर्ड का ग्राफ है, और ये वाला जो ग्राफ है इनमें किंग, क्वीन, मैन, वुमन, वॉकिंग, वॉक्ड। तो इसके लिए पहले क्या होता था कि अगर हम ये वापस हिस्ट्री पे जाएं तो 80s में नए लैंग्वेज सिस्टम्स जो हैं वो
complex handsets of complex sets of handwritten rules के ऊपर वो बेस करते थे। हैंडरिटन रूल्स जो है वो इस तरह से होते थे कि लोग खुद रूल्स बना रहे हैं अपने तौर पे और उन रूल्स को फिर कंप्यूटर सिस्टम में ट्रांसलेट करते थे किसी न किसी लैंग्वेज की फॉर्म में, ग्रामर की फॉर्म में, ह्यूरिस्टिक्स की फॉर्म में, और फिर उनकी मदद से प्रोसेसिंग करते थे। बट दे आर ऑलवेज से कंस्ट्रेंट, वो नेचुरली उसके अंदर लिमिटेशन है ना, वो सेल्फ लर्निंग नहीं कर सकता। रूल बेस्ड सिस्टम में हमें और से और ज्यादा रूल्स इंजेक्ट करने पड़ेंगे और वो उन इंजेक्टेड रूल्स में से जितने भी रूल्स हैं वहां पे वो स्टक कर गया, तो उससे आगे वो ग्रो नहीं कर सकता अनलेस कि हम उसमें मजीद रूल्स ऐड करें। तो ये उसकी लिमिटेशन होती थी। तो फिर क्या किया गया कि जरा मशीन को एंगेज किया गया। तो वो जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट को काफी प्रोसेसिंग के बाद के कौन कौन से लफ्ज एक दूसरे के साथ बहुत फ्रीक्वेंटली, इसकी इंट्यूशन क्या है एम्बेडिंग्स की इंट्यूशन ये है कि जो लफ्ज एक दूसरे के साथ बहुत फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल हो रहे हैं तो वो डेफिनेटली वो मीनिंग वाइज क्लोज हैं, समहाउ उनका एक जो है ना ताल्लुक है। तो फॉर एग्जांपल रशिया और मॉस्को, कनाडा, ओटावा, जापान, टोक्यो, वियतनाम, हनोई, स्पेन, मैड्रिड, ये सारे जो हैं ये कैपिटल्स हैं कंट्रीज के। तो ये नेचुरली जब भी मैड्रिड की बात होगी तो स्पेन समहाउ समवेयर अराउंड उस पैसेज में मौजूद। तो जब वो बहुत सारा हमारे पास से आपके मिलियंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो मिलियंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स में जब हम ये देखते हैं कि कौन सा वर्ड किस वर्ड की विसिनिटी में आ रहा है, तो दैट समहाउ रिफ्लेक्ट्स द रिलेशनशिप अमंग द वर्ड्स। तो उस रिलेशनशिप के अंदर से चीज़ों को कनेक्ट करना इज कॉल्ड एम्बेडिंग। तो ये एम्बेडिंग्स जो है वो सिमेंटिक वैल्यू समहाउ हमारी हमें प्रोवाइड कर रही होती है। पहले सिमेंटिक वैल्यूज क्या होती थी कि हम इस तरह के ट्रीज और ग्राफ्स बनाने की कोशिश करते थे। ग्राफ्स एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, ट्री में तो इतनी चीजें नहीं आ सकती, ग्राफ जरा फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसमें। तो हम ग्राफ्स बनाते थे कि हमारे पास जितने भी वोकैबुलरी है उसके वर्ड्स को आपस में हम अपने नॉलेज के मुताबिक उसे करें। उस चीज का नाम था ओंटोलॉजी। तो इवन लेट 90s और अर्ली 2000 तक ओंटोलॉजीज, इवन 2010 तक ओंटोलॉजीज काफी एक्टिव रही हैं और लोग ओंटोलॉजीज की बेस पे इंटेलिजेंट सिस्टम्स को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ओंटोलॉजीज जो है वो सिमेंटिक लेयर जो है, डाटा प्रोसेसिंग की तो एक लेयर होगी ना, तो ये जो सिमेंटिक लेयर है यानी कि मीनिंग्स की मदद से इन्फर करना चीज़ों, तो वो जो सिमेंटिक लेयर है वो ओंटोलॉजीज प्रोवाइड करती है। फिर करते करते ये जब टेक्स्ट बहुत ज्यादा हो गया तो फिर लोगों ने ये एम्बेडिंग्स निकालनी शुरू की। तो वर्ड टू वेक एक एम्बेडिंग है, फास्ट टेक्स्ट एक और एम्बेडिंग है जो फेसबुक ने निकाली। तो इस तरह दीगर कुछ एम्बेडिंग्स भी मौजूद हैं जो कि लोगों के जिन के पास जो डाटा मौजूद है, फेसबुक के पास एक ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन मौजूद है मल्टीपल लैंग्वेजेस के अंदर, तो दे हैव कम अप विद से देयर एम्बेडिंग बेस्ड ऑन व्हाट दे हैव। इसी तरह वर्ड टू वेक गूगल ने मेरे ख्याल निकाल ली है, तो ये दिस इज देयर एम्बेडिंग based on what they have, and so on so forth. So one of the very simplest models that we have for natural language processing is bag of words. ठीक है, it says के हमने प्री प्रोसेस करना है एक डॉक्यूमेंट को, एक ट्वीट को, एक कमेंट को, एक पैराग्राफ को, और उसमें हम करते क्या हैं कि हमें ये पता होना चाहिए कि टोटल वोकैबुलरी कितनी इस्तेमाल है, जिसका मतलब ये है कि अगर एक वर्ड रिपीट हो रहा है, सादी सी बात है कि एक वर्ड अगर रिपीट हो रहा है तो उसको एक दफा ही लिखें, तो वो वोकैबुलरी बन गई ना। फॉर एग्जांपल अगर इसी स्लाइड को देखें आप, तो टू यहाँ पे भी आ रहा है, टू यहाँ पे भी आ रहा है, तो 2 दफा टू आ रहा है, तो हम इस टू को एक दफा कंसिडर करेंगे। इसी तरह अगर ऑफ देखें तो ऑफ ये है, फिर ये है, के बाद यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, कितनी दफा ही आ रहा है, तो हम इसको एक दफा कंसिडर करें। और बाकी सारे लफ्जों के लिए भी ऐसा ही है। तो जैसे NLP है तो NLP ये इसी तरह ही एक दफा ही काउंट होगा। तो पहली चीज जो है वोकैबुलरी ऑफ नोन वर्ड्स और अ मेजर ऑफ प्रेजेंस ऑफ द नोन वर्ड्स। सो दिस मेजर ऑफ प्रेजेंस ऑफ नोन वर्ड्स इज द काउंटिंग कि कौन सा लफ्ज कितनी दफा है। सो टू वेरी सिंपल थिंग्स,
and it's very trivial to do it even by hand. तो इसके लिए भी लाइब्रेरीज ने अब सारा कुछ एक्सपोज कर दिया. We hardly do have to do anything. यानी कि किसी चीज का कोई फंक्शन खुद लिखना जो है वो तो अब मोर और लेस एक्सटिंक्ट हो गया है. लाइब्रेरीज आर सो रिच. तो अब हम मतलब बैक इन से व्हेन आई केम बैक, मैं इंफॉर्मेशन रिट्रीवल का सब्जेक्ट यहाँ पे मैंने पढ़ाना शुरू किया पाकिस्तान में. और भी लोग पढ़ाते थे ऑब्वियसली. तो उस वक्त लाइब्रेरीज इतनी रिच नहीं थी. तो हम जावा में ये वाला जो कोड्स हैं, काफी सारे कोड्स हम खुद लिखते थे. ये 2012 की बात आपको बता. अब ये 10-11 साल गुजरने के बाद, 10 साल के अराउंड टाइम गुजर रहा है, 9 साल हो गए. तो अब इस 9 साल में लाइब्रेरीज इतनी ज्यादा रिच हो गई हैं कि कुछ भी हमें एक फंक्शन भी खुद से नहीं लिखना पड़ता. वी जस्ट नीड टू कॉल फंक्शंस. इतनी एब्स्ट्रैक्शन हाई हो गई है कि ऑल वी नीड टू नो इज के टूल बॉक्स में गैजेट्स कौन कौन से मौजूद और उनको हमें इस्तेमाल करना आना चाहिए. भी अब सारी की सारी जो गेम है वो आप जिक्सॉ पजल कह लें या ये जो ब्लॉक्स को जोड़ते हैं हम, उस नोयत की चीज बन गई है प्रोग्रामिंग. So what are we going to learn in this lecture? Number 1, टेक्स्ट को क्लीन करना. नंबर 2, बैग ऑफ वर्ड्स मॉडल के थ्रू से उसमें ट्रांसफॉर्म करना. और नंबर 3, मशीन लर्निंग के मॉडल्स अप्लाई करना. तो फर्स्ट 2 पार्ट्स आर न्यू. थर्ड पार्ट जैसा हम पहले करते हैं इट इज गोइंग टू बी मोर और लेस द सेम. हार्डली कोई फर्क आपको नजर आएगा. ठीक है. वो आपको ये वाला कॉन्फिडेंस तो ऑलरेडी इतने सारे रिग्रेसर्स और क्लासिफायर्स पढ़ने के बाद मेरे ख्याल में यू मस्ट बी pretty clear के it's just a matter of changing a few lines of code and we are there. So let's start with the first part, which is the biggest part, clean text to prepare it for machine translation model. तो जो एग्जाम्पल सिनारियो है उसमें रिव्यूज हैं हमारे पास. तो ये रिव्यूज हैं. एक रेस्टोरेंट है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग लोगों ने रिव्यूज दिए. ये जो रिव्यूज वाला कल्चर है ये भी वेस्ट में काफी पॉपुलर भी है. और अभी पाकिस्तान में भी इधर हमारी ईस्टर्न साइड पे जैसे जैसे हमारी ऑनलाइन शॉपिंग और ये दराज और इस तरह के काफी सारे वो जो प्लेटफॉर्म्स आते जा रहे हैं, पोर्टल्स आ रहे हैं, उनके बाद फिर ये रिव्यूज का कल्चर जो है वो काफी प्रमोट हो गया. अब भी आप लोग भी देखते हैं कि आपने दराज से कोई चीज लेनी है तो हम उससे रिव्यूज देखते हैं और रिव्यूज के बाद फैसला करते हैं कि ये वर्थ इट है कि इसको दराज से लिया जाए या वैसे ही जाके किसी शॉप से फिजिकली ले लिया जाए. तो दिस इज व्हाट वी टेंड टू डू. तो ये रिव्यूज हमें मिले हैं. CSV फाइल क्या होती है, कौन बताएगा? Comma separated Comma value. separated word. हाँ, कॉमा सेपरेटेड फाइल, बिल्कुल गुड. तो ये देखें, ये रिव्यू है और ये इसकी वो है लाइक है या डिसलाइक है. तो 1 फॉर लाइक, 0 फॉर डिसलाइक. तो ये रिव्यू, वाओ लव दिस प्लेस 1. इसका मतलब है कि ये, अब हमें पता है ना कि एनोटेशन होनी चाहिए. हमने ये पढ़ा कि जो हमारे क्लासिफिकेशन के सारे प्रॉब्लम्स हैं उनके अंदर हमें एनोटेटेड डाटा ही चाहिए होता है रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन के जो प्रॉब्लम है. The second one is crust is not good. पिज्जा का है ये, तो उसके बाद कॉमा और फिर जो that means के ये डिसलाइक आ गया. Not tasty and the texture was just nasty. Again another way of letting things down. तो वो उसने पसंद नहीं किया. So this is comma separated. लेकिन the point is के टेक्स्ट की इस तरह की प्रोसेसिंग करते वक्त हम comma separated की बजाय TSV की तरफ जाते हैं, which is what? Tab separated values. तो टैब सेपरेटेड के लिए क्यों जाते हैं कि हमारे पास ऐसा हो सकता है, अगर आप यहाँ पे देखें तो शायद किसी कमेंट के अंदर ऑलरेडी कॉमा मौजूद हो. फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे नजर भी आ रहा है, दिस प्लेस इज नॉट वर्थ योर टाइम, कॉमा लेट अलोन वेगस. ठीक है. तो ये जो पूरा कमेंट है ये इसके अंदर कॉमा है. तो वो क्या करेगा कि अगर CSV करेंगे तो इसको एट्रीब्यूट 1 मान लेगा, इसको एट्रीब्यूट 2 मान लेगा और इसको एट्रीब्यूट 3 मान लेगा. Whereas in our case we just have 2 attributes. One is the comment and the other is its annotation. So if we apply a tab, that will serve the purpose.
nobody is going to put a tab, and as a matter of fact ऑनलाइन सिस्टम के अंदर आप जब टैब प्रेस करते हैं तो वो GUI की तरफ निकल जाता है, वो अगले किसी कंट्रोल की तरफ चला जाता है. So tabs are not there, and generally people do not enter a tab in writing such comments. So we prefer tab separated values, right? पहली बात ये समझ आ गई. तो ये हमारे पास रॉ टेक्स्ट है जिसको हमने इनफैक्ट जो इन प्रिंसिपल जो डाटा स्टार्ट होता है वो इससे भी पहले होता है. हमने अभी उसमें भी बने बनाए डाटा सेट्स लिए, रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन जो हमने पढ़ी नंबर्स वाली, और इसमें भी हम बना बनाया ही डाटा सेट ले रहे हैं. लेकिन अगर आपको कभी बनाना भी पड़ जाए, हम इस पर भी इंशाल्लाह एक लेक्चर करेंगे कि कैसे बनाते हैं और क्या करते हैं, तो वो भी आपको पूरी बात समझाऊंगा. और इसको बनाना एक बहुत बड़ा समझे सदका जारिया होता है मशीन लर्निंग और डाटा साइंस की जुबान में, क्योंकि एक अच्छे डाटा सेट के ऊपर एवेल्युएशन करके ही आप अपनी अप्रोच को पास या फेल करवा सकते हैं. घटिया मटिया डाटा सेट के ऊपर अगर वो अच्छे रिजल्ट दे भी रहा है तो दैट डज नॉट गारंटी एनीथिंग. ओके, तो लेट्स स्टार्ट द म्यूजिक. तो होता क्या है कि हम उसी तरह अपनी लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करते हैं. लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करके व्हाट वी सी इज के हमारे पास ये 3 लाइब्रेरीज हैं, ठीक है, numpy, मैटप्लॉटलिब और पांडास. तो पांडास के थ्रू हम, आपको पता है, फाइल रीड करते हैं. तो हम TSV फाइल रीड कर रहे हैं और डिलिमिटर जो है वो हमारा टैब है. और अगर हम CSV, और मेथड का नाम वही है read_CSV, लेकिन हम यहाँ पे TSV दे रहे हैं और डिलिमिटर कॉमा की बजाय क्या पास कर रहे हैं, टैब. कोटिंग इज इक्वल टू 3 का मतलब है कि कोट्स आपने इग्नोर कर देने हैं. इसके जो पैरामीटर्स हैं उसके अंदर ये कोट्स अगर टेक्स्ट में लिखे हुए हैं तो हम उनको इग्नोर करके सिंपल वर्ड्स में ही कन्वर्ट करें टू कीप इट सिंपल. तो ये सारा कुछ जब हमने कर लिया तो हमारे पास डाटा सेट का वेरिएबल आ गया. डाटा सेट के वेरिएबल में ये 1000 रिव्यूज इसमें पड़े हुए हैं. तो ये 2 कॉलम्स हैं, एक रिव्यू का और एक उसके लाइकिंग का. और जो हमारा पूरा का पूरा डाटा सेट है वो एक डाटा फ्रेम में लोड होके हमारे पास इस फॉर्म में आ गया. ठीक है, इस एक लाइन ऑफ कोड से जब हमने उस रिव्यू इस डाटा सेट को लोड कर लिया तो उसके बाद फिर अगला काम हमने क्या करना है कि हमने इसकी प्री प्रोसेसिंग स्टार्ट कर देनी है, क्लीनिंग स्टार्ट कर देनी है. तो क्लीनिंग में पहली बात ये है कि हम जो टेक्स्ट है सिर्फ उस टेक्स्ट को अपने पास रख लेते हैं, बाकी सारा कुछ इग्नोर कर देते हैं. अगर कोई नंबर कहीं लिखा हुआ है, कोई डॉट्स, जिस तरह हमने देखा था 3 डॉट्स पड़े हुए थे, तो वो सारी चीजें जो हैं वो हम इस टेक्स्ट के अंदर से रिमूव कर देंगे. तो उसके लिए जो है वो रेगुलर एक्सप्रेशन वाला जो हमारी है लाइब्रेरी, उसको हम इंपोर्ट करें और re.sub का हम मेथड कॉल करें. तो सब्स्टिट्यूट और ये जो इसके अंदर से जो A to Z, स्मॉल A to Z और कैपिटल A to Z वाली जो सारी चीजें उनको रहने दें. जो बाकी की चीजें, स्पेस का मतलब क्या है कि बाकी की सारी चीजें जो हैं उनको आप उनकी जगह क्या डाल दें, स्पेस. अगर डॉट आ रहा है उसकी जगह स्पेस डाल दें. अगर फॉर एग्जांपल एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा है उसकी जगह भी स्पेस डाल दें. कुछ भी और आ रहा है तो उसकी जगह क्या कर दें, स्पेस डाल दें. तो इस तरह से ये स्पेस डाल देगा. और उसके बाद ये क्या लिखा हुआ है, इसको कौन एक्सप्लेन करेगा. अभी तक जो हमने पढ़ा है उसके मुताबिक डाटा सेट रिव्यू 0. रिव्यू कॉलम की पहली एंट्री. हाँ, तो डाटा सेट में हमारे पास, अगर हम अभी हमने पिछली स्लाइड पे देखा भी, डाटा सेट के अंदर हमारे पास 2 कॉलम, एक रिव्यू और एक लाइक. और ये 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 और 999 तक जाएगा क्योंकि 1000 से. तो ये जो रिव्यू की पहली एंट्री है, इसका मतलब है डाटा सेट के अंदर जो रिव्यू नाम का कॉलम है, अगर मैं लाइक्ड कहता तो वो इस पे चला जाता. रिव्यू का है तो वो इस कॉलम पर है. डाटा सेट के अंदर रिव्यू कॉलम की जो 0th एंट्री है उसकी हम बात करते हैं. ठीक हो गया. डाटा सेट रिव्यू, अब ये स्पेलिंग सही होने चाहिए.
और इसकी 0th एंट्री, उसको प्री प्रोसेस करो किस तरह से कि उसके अंदर सिर्फ अल्फाबेट्स रहने दो, कैपिटल और स्मॉल, बाकी सबको स्पेस से रिप्लेस कर दो और उसको एक रिव्यू के ऑब्जेक्ट में डाल दो, यानी कि ये एक स्ट्रिंग आ जाएगी हमारे पास रिव्यू की इस सारे को प्रोसेस करने के बाद। So what we would be processing is wow dot loved this place, इसको अब प्री प्रोसेस होना चाहिए और ये डॉट्स खत्म हो जाए और इनकी जगह स्पेसेस आ जाए। इन प्रिंसिपल दिस इज व्हाट शुड हैपन। ठीक हो गया। तो इफ यू सी ये यहाँ पे रिव्यू का वेरिएबल आ गया और वाओ और ये डॉट्स भी खत्म हो गए और जो एंड पे फुल स्टॉप था वो भी खत्म और ये लव दिस प्लेस और ये सारा कुछ ऐसा चल रहा है। क्लियर? यस यस सर, क्लियर। नेक्स्ट थिंग इज कि हम लोअर केस में सारे के सारे टेक्स्ट को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। इनफैक्ट वो जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक बात बताई थी कि हमें वोकैबुलरी चाहिए होती है ना, वोकैबुलरी जब हमें Yes, sir, चाहिए होती है बताइए। तो फिर उसमें क्या हो जाता है कि वो अगर लोअर केस में लिखा हो और अपर केस में लिखा हो तो वो उसको दो मुख्तलिफ लफ्ज मान सकते हैं, है ना। अगर Yes, sir. से वाओ में डब्ल्यू कैपिटल है और एक और जगह वाओ में डब्ल्यू स्मॉल है तो इट मे कंसिडर इट टू डिफरेंट वर्ड्स। सो इन ऑर्डर टू मिनिमाइज और एलिमिनेट दिस पॉसिबिलिटी हम उसको क्या कर रहे थे, सारे के सारे टेक्स्ट को लोअर केस में कन्वर्ट कर। तो सारा टेक्स्ट किस में हो गया, लोअर केस में कन्वर्ट। जब लोअर में कन्वर्ट कर दिया तो फिर ये इस तरह से यू सी वाओ का डब्ल्यू कैपिटल था और भी अगर कुछ कैपिटल था तो वो सारा कुछ खत्म हो गया एंड इट हैज बिकम लोअर केस। ठीक हो गया। Yes, sir. अच्छा, उसके बाद अब अगला काम हम करते हैं। अब हमने लफ्जों को तोड़ना है और अलग अलग लफ्ज हमें चाहिए। वोकैबुलरी के लिए क्या चाहिए, अलग अलग लफ्ज चाहिए, है ना। तो Yes, sir. इकट्ठे सेंटेंस से तो हमें नहीं मिलेगा, तो वो जो सब स्ट्रिंग टाइप चीजें हम करते हैं या स्प्लिट करते हैं या मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में मुख्तलिफ तरह के फंक्शंस मौजूद हैं। आपने पहले भी स्ट्रिंग प्रोसेसिंग में C++ में अपने तरीके से होता है, जावा में। तो यहाँ पे पाइथन ने किस तरह से किया हुआ है कि ये स्प्लिट का एक मेथड दे, रिव्यू इज इक्वल टू रिव्यू डॉट स्प्लिट। तो स्प्लिट का मेथड जब हमने कॉल किया तो ये क्या करेगा, इसको तीन अलग अलग वर्ड्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक हो गया सर जी जी, सर इसको वर्ड टोकनाइजेशन नहीं कर सकते? इस तरह मर्जी करें। देखो इस वक्त हमने दो चीजें समझनी, एक और डोमिनेटली हमने ये समझनी है कि टेक्स्ट क्लीनिंग का जो प्रोसेस है उसमें स्टेप्स क्या इन्वॉल्व है। ये जो टेक्नोलॉजी है ना, ये आनी जानी चीज है। इस वक्त हम आज के जमाने की सबसे सोफिस्टिकेटेड और वाइडली यूज्ड और जिसकी धूमें मची हुई हैं उस लैंग्वेज के ऊपर हम ये काम कर रहे हैं। लेकिन टेक्स्ट प्रोसेसिंग, जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि 2012 में यही सारे काम हम जावा का कोड खुद लिख के करते थे, ठीक है। तो उस वक्त आपका क्या ख्याल है कि उस वक्त कोई डिफरेंट टेक्स्ट प्रोसेसिंग होती होगी? उस वक्त भी यही होती थी। उस वक्त हम एक सेंटेंस को पकड़ते थे, उसके अंदर से उसको ये जो रिप्लेसमेंट करनी है वो रेगुलर एक्सप्रेशन भी समटाइम्स खुद ही लिखना पड़ता था, उसका भी मेथड अपना होता था कि भाई ये वाले रहने दो कैरेक्टर्स और इनको उड़ा दो। और उसके बाद फिर ये जो सारे स्टेप्स अभी हम कर रहे हैं, ये सारे के सारे स्टेप्स के अभी यहाँ पे मेथड फॉलो हो रहे हैं। इंटरेस्टिंगली ये मेथड्स भी काफी सारे हम खुद देखते हैं। कुछ मेथड्स ऑब्वियसली अवेलेबल होते हैं, जिस तरह स्प्लिटिंग का मेथड हमेशा से अवेलेबल है सब स्ट्रिंग की फॉर्म में या अदरवाइज। और आप कोई भी लाइब्रेरी जो आपको अच्छी लगती है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने जो मेन चीज समझनी है वो ये है कि टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग के स्टेप्स क्या हैं और वो हर स्टेप की सिग्निफिकेंस क्या है, ये क्यों किया जाता है, ये बात आपने समझनी। बाकी तो ये आपको प्रैक्टिस के लिए कि आपको कॉन्फिडेंस आए कि यार ये चीजें इस तरह से आज के जमाने की जो पाइथन की लैंग्वेज की लाइब्रेरीज हैं उनको इस्तेमाल कैसे करते हैं, कैसे हो सकती हैं, ये आपको दिखाना, आपको एक कॉन्फिडेंस देना है, उसका मकसद है। तो ये आपने दोनों चीजें साथ साथ नोट करनी है। तो जिसको जिस तरह से कंफर्टेबल है वो लाइब्रेरीज में जिस लाइब्रेरी से भी आप करना चाहते हैं आप उसे करें, कोई इशू नहीं। सो नेक्स्ट थिंग इज कि आप इसको स्प्लिट करें। स्प्लिट करने के बाद अगली चीज ये है कि ये हमने एक फॉर का लूप लगा दिया। एक और चीज क्या होती है कि हम इसके अंदर से ये जो कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, स्टॉप वर्ड्स। स्टॉप वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो कि तमाम
सेंटेंसेस में ही तकरीबन या हर डॉक्यूमेंट में घुसे होते हैं। जिस तरह द है, दिस है, ऑफ, और ये ऐसे सेंटेंस होते हैं जो एक्चुअली अगर हमने ये देखना है कि ये लाइकिंग है या डिसलाइकिंग है तो उसमें द का कोई काम है? नो सर। कोई काम नहीं है ना। नहीं ये सर। चीज दी लिखा हुआ है, हमने लाइकिंग डिसलाइकिंग किसी और तरीके से फिगर आउट करनी है, इससे नहीं करनी। तो ये वाले जो लफ्ज हैं ये लफ्ज हम फिर एलिमिनेट कर देते हैं। और अच्छा वो एक और भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि मैंने आपको ये बताया कि हमने ओवरऑल वोकेबलरी निकाल ली है ना, और जी सर। एक बड़ा चंक ऑफ वोकेबलरी जो है वो इस तरह से हम एलिमिनेट कर देते हैं। ये जो द दिस वगैरह है ना, इनको जब हम एलिमिनेट करते हैं तो एक बड़ा चंक एलिमिनेट भी हो जाता है। कुछ 100 200 300 लफ्ज जो कि बहुत फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल हो रहे हैं उनकी एक लिस्ट को स्टॉप वर्ड कहते हैं। ये स्टॉप वर्ड भी हम खुद भी बना सकते हैं और अगेन बने बनाए भी अवेलेबल होते हैं। तो लैंग्वेजेस और लाइब्रेरीज ने स्टॉप वर्ड्स की लिस्ट मुख्तलिफ जबानों की बना के भी रखी है। जिस तरह उर्दू के भी स्टॉप वर्ड है, उर्दू में प्रोसेसिंग अगर आपने करनी है तो उर्दू की भी अब लाइब्रेरीज बननी शुरू हो गई हैं। यूईटी ने काफी काम किया, कॉमसेट्स में इस पे काफी काम हो रहा है। डॉक्टर अदील नवाब साहब हैं वहाँ पे, जिनके लेक्चर्स हमने स्टार्ट में एक तो पढ़े थे फंडामेंटल्स को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो वो उन्होंने काफी काम किया है उर्दू लैंग्वेज पे, डाटा सेट्स बनाए हैं और उनके मुताबिक ये स्टॉप वर्ड्स और एम्बेडिंग्स बना रहे हैं आजकल। इस तरह के काफी सारे काम जो कि अंग्रेजी जुबान में हो चुके हैं और मैच्योर हो चुके हैं, तो उर्दू के ऊपर वो काम ये वाला कर रहे हैं। तो एनीवे, गेटिंग बैक टू द टॉपिक, ये स्टॉप वर्ड्स हमने रिमूव करने हैं। स्टॉप वर्ड में द दिस इस तरह की सारी चीजें हमने रिमूव करनी है। तो हम इस वक्त क्या कर रहे हैं, हम एक रिव्यू कमेंट हमने उठा लिया, उसके ऊपर हम सारी की सारी एक्टिविटीज करते जा रहे हैं। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पे हमने वर्ड फॉर वर्ड इन रिव्यू, ये फॉर लूप लगाने का तरीका है कि फॉर ईच वर्ड इन रिव्यू इफ नॉट वर्ड इन सेट स्टॉप वर्ड्स। तो ये जो स्टॉप वर्ड्स है इसके लिए आप यहाँ पे हमने इंपोर्ट क्या कर लिया, NLTK वो जो नेचुरल लैंग्वेज टूल किट है, और NLTK डॉट डाउनलोड स्टॉप वर्ड्स। तो जब आपने ये स्टॉप वर्ड्स यहाँ से डाउनलोड कर लिए, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि लाइब्रेरीज ने स्टॉप वर्ड्स का जो एक सेट है वो ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। तो ये जो सेट ऑफ स्टॉप वर्ड है ये हमने इस तरीके से NLTK से डाउनलोड कर लिया है। तो ये जो स्टॉप वर्ड्स हमने डाउनलोड कर लिए अब ये एक्सेसिबल है। अगर आप ये दो लाइनें बीच में नहीं लिखेंगे और यहाँ पे स्टॉप वर्ड्स डॉट वर्ड्स इंग्लिश लिखेंगे यहाँ पे ये वाला, तो ये इसके बगैर ऑब्वियसली ये इसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा कि स्टॉप वर्ड्स क्या चीज़ है। तो ये स्टॉप वर्ड्स हमने यहाँ से डाउनलोड करना है और उस पैकेज के अंदर से जो इंग्लिश लैंग्वेज के स्टॉप वर्ड्स हैं, क्योंकि ये रिव्यू कमेंट्स किसमें है, इंग्लिश में, तो इंग्लिश लैंग्वेज के रिव्यू ये जो स्टॉप वर्ड्स हैं वो आपने गेट किए। तो अगर तो वो वर्ड उन स्टॉप वर्ड्स में है तो उसे इग्नोर कर दो, एक एक लफ्ज को। ये अब ये सारे लफ्जों को चेक करेगा। अगर आप यहाँ पे देखें तो वाओ, लव्ड, दिस और प्लेस को सारों को ये चेक करेगा, उनमें से जो स्टॉप वर्ड्स की कैटेगरी में फॉल करेगा उसे वो इग्नोर कर देगा और बाकियों को रख लेगा। सो इस इन इन यहाँ पे लोअर केस में हो गया, स्प्लिट हो गया, हर लफ्ज अलग अलग। जब स्प्लिट हो गया तो उसके बाद वी आर इन अ पोजीशन के हम उसको स्टॉप वर्ड्स के का चेक उस पर अप्लाई करें। स्प्लिट करने से पहले क्यों नहीं हम स्टॉप वर्ड्स अप्लाई कर सकते? क्योंकि तब हमारे पास जो इनपुट है वो वर्ड्स की फॉर्म में नहीं होती, वो सेंटेंसेस होते हैं। बिल्कुल, वो पूरे का पूरा एक ही ये एक चीज है। वो इस सारे को दिस से कंपेयर करेगा, सारे को दिस से कंपेयर करेगा तो वो कहेगा ये दिस नहीं है, तो कोई भी स्टॉप वर्ड डिटेक्ट ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, इस वक्त ये एक ही पूरी की पूरी स्ट्रिंग है और यहाँ पे ये हर लफ्ज अलग अलग स्ट्रिंग बन चुका है। तो जब हर लफ्ज अलग स्ट्रिंग बनेगा तो फिर स्टॉप वर्ड से हम कंपेयर करें। ठीक होगी बात? यस यस सर। अच्छा, ये एक और छोटी सी इसमें चीज है, इसने सेट का फंक्शन यहाँ पे कॉल कर दिया है। हम सेट के फंक्शन के बगैर भी इसे कॉल कर सकते हैं, लेकिन सेट से एक सेट के जो फंक्शन है उनकी प्रोसेसिंग जो है, मतलब इंटरनल वर्किंग जो एल्गोरिथमिक वर्किंग है वो रिलेटिवली फास्टर है एज कम्पेयर टू व्हाट विदाउट सेट। अगर हम इसको चलते हैं तो दोनों के आउटकम तो सेम ही आएगा। तो लेकिन ये है कि सेट में, मतलब आप यहाँ पे अगर हम अंदाजा लगाने की कोशिश करें तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि सेट का फंक्शन जो है वो हैश को यूज करता होगा।
ठीक है, एक तो उसमें कोई रेपिटेशन नहीं होगी, दूसरा वो हैशिंग को यूज करता होगा, तो हैशिंग से वो वर्ड को फौरी तौर पे कांस्टेंट टाइम पे कंपेयर करके और वो बता देता होगा कि ये जो वाओ है ये स्टॉप वर्ड है या नहीं है, लव्ड है या नहीं है, प्लेस है या नहीं है, दिस है या नहीं। ठीक है, तो ये इस नोयत की बात है, समझ आ गई है? यस अच्छा, अगली बात ये है कि हम स्टेमिंग करते हैं। स्टेमिंग भी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में एक एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी का क्या मतलब है कि हम हमारे पास जो लफ्ज हैं उन लफ्जों को हम क्या कर लेते हैं, हम उन्हें रूट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास लिखा हुआ है कंप्यूटर, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कंप्यूट में। ठीक है, रनिंग, रनिंग में किस में आ जाएगा, रन में। इसी तरह कैचिंग, कैच में। तो हर लफ्ज जो है वो अपने जो काइंड ऑफ रूट वर्ड पे इज कॉल्ड स्टेमिंग। ठीक है, एक और इसके वेरिएंट है, उसको क्या कहते हैं, वो यहाँ पे डिस्कस नहीं हुआ हुआ, लेकिन मैं इसलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये आप लोग नोट कर लें, तो ये लेक्चर में तो वीडियो में ही आएगा, वो वैसे नहीं आएगा। लेमेटाइजेशन, लेमेटाइजेशन और स्टेमिंग दो मिलती जुलती चीजें हैं लेकिन फर्क है। फॉर एग्जांपल वर्ब की फॉर्म से याद है आपको, ईट की क्या होती है? आजकल मैं अपने बच्चों को मैंने वर्ब की किताबें खूब ला के दी हैं, समर में पढ़ेंगे यार ये वर्ब की फॉर्म से याद करो। वो प्रेजेंट टेंस में अंग्रेजी बोली जाती है सारी। आई गो, आई कम, आई ईट। ईट की क्या होती है जी? eat, ate, eat, डू की, did, done, सही है, मेरी पक्की कौन है ये? फैजान है? doubt, दाऊद, दाऊद तेरी पक्की है यार, फॉर्म में याद है। अच्छा, तो ये देखो, अब ये ईट, एट, ईटन है। अब हमारे पास जब टेक्स्ट लिखा होगा तो ऑब्वियसली ये हर फॉर्म में आएगा, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द, मतलब वो ये टेंसेस की बात है ना सारी, कि किस टेंस में बात हो रही है, तो और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के मुताबिक हम वाओ लव्स दिस प्लेस हमने कहा, है ना। इसी तरह ही वाज रनिंग, या या हम लिख देंगे इट वाज वेरी, एम्बियस वाज एक्सीलेंट, तो इज वाज, और इस तरह से सारा कुछ चलता रहता है ना। तो इसको अब जब हम देखेंगे तो हम अगर सारी फॉर्म्स देंगे तो फिर भी हमारी वोकेबलरी का साइज क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, है ना। yes sir, अगर हम यस इसको सिर्फ और सिर्फ किस पे ले आए, किस फॉर्म पे ले आए, सिर्फ ये अगर एट और ईटन भी लिखा हुआ है तो उसको किधर कन्वर्ट कर दें, ईट में। डेड और डन लिखा हुआ है उसे किस में ट्रांसफॉर्म कर दें, डू में। समझ आ गई? तो इससे क्या होगा कि हमारी वोकेबलरी का साइज छोटा हो और जाएगा, कम हो जाए। ये बात समझ आ गई सारों को? तो yes sir, अभी हम इस कोड में हमने लेमेटाइजेशन नहीं की, लेकिन आप जब करें काम तो आप बेशक लेमेटाइजेशन भी करें। ठीक है, उसके लिए ढूंढें कि लेमेटाइजेशन के लिए एनएलटी के में कौन से पैकेजेस अवेलेबल हैं और उनको कैसे, वो कोड आपको मिल जाएगा इंटरनेट से आज के दौर में, तो अब कोई इतना मसला ही नहीं है। तो वो करें लेमेटाइजेशन। ये असाइनमेंट भी है आपकी, आपने अब जो काम करने हैं ना ये सारे आपने जो मैं बोल रहा हूँ ये करने हैं। तो लेमेटाइजेशन करें और लेमेटाइजेशन करके आप हर लफ्ज को उसके जो ओरिजिनल बेसिक फॉर्म है, रूट फॉर्म है, उस पर कन्वर्ट करें। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी जो वोकेबलरी का साइज इन दो तरीकों से कम होता है। इसको ऊपर वाले को क्या कहते हैं, स्टेमिंग। स्टेमिंग में ये क्या करता है, स्टेमिंग में ये सिर्फ इस आर को उड़ा देगा, इस आईएनजी को उड़ा देगा, ये ट्रिमिंग करता है। ठीक है, स्टेमिंग क्या करती है, ट्रिमिंग कर रही होती है। ये अगर एट लिखा होगा तो ये इसको ईट में नहीं कन्वर्ट कर सकती, ईटन को ईट में कर सकती, डन को डू में कर सकती, डिड को डू में नहीं कर सकती। समझ आ गई? yes sir, sir क्योंकि पहले वो लेमेटाइजेशन ही करनी चाहिए,
हाँ, लेमेटाइजेशन ज़्यादा रिचर है, लेकिन स्टेमिंग भी यूज होती है और लेमेटाइजेशन भी यूज होती है, और ये इस तरह से दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं। सबको समझ आ गई इन कॉन्सेप्ट की? मतलब आपसे यस ये सर। अगर आप कहते हैं कि जी मैंने टेक्स्ट पे काम किया हुआ है और सारा कुछ किया हुआ, तो आपसे जो इंटरव्यू में सवाल होंगे वो इस तरह के सवाल होंगे। अच्छा, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पे किया हुआ काम, स्टॉप वर्ड्स क्या होते हैं? क्या बताएंगे स्टॉप वर्ड्स क्या होते हैं? सर जस्ट स्टार्ट और टेक्स्ट के अंदर जो जिसमें कि डिसलाइकिंग, सर जो डिसलाइकिंग मैटर नहीं करते, जो डिफरेंशिएट नहीं हाँ करते डिसलाइक और लाइक को। हाँ हाँ, लेकिन लेकिन ये वो लफ्ज होते हैं जो कि बहुत फ्रीक्वेंटली सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाने में अच्छा जवाब देना है ना। यस सर। जी सर। वो तो समझाने के लिए सारी बातें ना। अच्छा जवाब क्या होगा कि ये सेंटेंस स्ट्रक्चर को फाइनलाइज करने के लिए होते हैं। एक्चुअली मीनिंग सच कैरी नहीं कर रहे होते, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज, रिटन लैंग्वेज जो होती है ना, उनमें फिर ये आपको पता है साइन लैंग्वेज में ये इनके कोई जेस्चर्स नहीं होते। कोई चीज नहीं है साइन लैंग्वेज, क्योंकि वो रिटन लैंग्वेज नहीं है, वो इशारों की जुबान। ठीक है, तो उसमें कई सारी चीजें जो है वो जो कि स्टॉप वर्ड्स के, कुछ स्टॉप वर्ड्स वो ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं करते, उनकी इशारे ही नहीं है, क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं पेश आती। दिस की जरूरत पेश आती है बहरहाल, लेकिन द की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो पर्टिकुलर नाउन को रिफ्लेक्ट करने के लिए रिटर्न फॉर्म में हमें वो चाहिए। क्लियर? यस सर। इसी तरह स्टॉप वर्ड्स के बाद आपसे और सवाल ये स्टेमिंग और लेमेटाइजेशन के पूछे जा सकते हैं। आगे चल के मैं आपको कुछ और एडिशनल डिटेल्स भी बताता हूँ जो कि इंफॉर्मेशन रिट्रीवल और टेक्स्ट प्रोसेसिंग में इस्तेमाल होती है। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि उसको स्टॉप वर्ड जो थे उनको भी खत्म कर दिया। तो अब ये वाओ, लव, और ये जो हमने क्या किया, इसके पोर्टर स्टेमर यहाँ पे हमने इंपोर्ट किया। स्टेमिंग के लिए भी बहुत सारे स्टेमर्स अवेलेबल हैं। तो ये पोर्टर स्टेमर जो है ये भी अगेन एक रिलेटिवली एक्यूरेट स्टेमर है। तो पोर्टर स्टेमर को हमने किया एंगेज, और फिर हमने जो वर्ड हमारे पास आया था उस वर्ड को, अभी यहाँ पे पिछली अगर स्लाइड में आप जाएं, पिछली स्लाइड में हमने ये जो वर्ड गेट किया था जो स्टॉप वर्ड के बगैर था, वाओ, लव और प्लेस, इस हर वर्ड को हमने पोर्टर स्टेमर इसके ऊपर अप्लाई कर दिया। तो पीएस स्टेम और ये जो वर्ड आया था, हर वर्ड के ऊपर हम अप्लाई करते जा रहे हैं उसको रिव्यू। तो अब क्या हो गया, वाओ, और दिस कैसे खत्म हुआ था? दिस लोअर करने से खत्म हुआ था, स्प्लिट करने से खत्म हुआ था, या स्टॉप वर्ड से खत्म हुआ था, या सर स्टेमिंग स्टॉप से? वर्ड, सर स्टॉप स्टॉप वर्ड से। वर्ड। दिस स्टॉप वर्ड से खत्म हुआ था, ठीक है। और ये यस जो लव जो है वो लव में कैसे कन्वर्ट हो रहा वो सर, वो स्टेम लेमेटाइजेशन वर्ड है स्टेमिंग सर, के। स्टेम है? ये स्टेमिंग इस की स्टेप तरफ। पे आ गया, ठीक है ना। यस वो सर, लोअर ट्रिमिंग से हो वर्ड, रहा है, ना वो स्प्लिट से हो रहा है, बल्कि वो स्टेमिंग से हो रहा है। बात स्टेमिंग। समझ आ यस गई? सर। यस और सर। इन सारी चीजों का मीनिंगफुल सीक्वेंस है। आप पहले ही स्टेमिंग करनी शुरू कर दें, वो भी कोई सही बात नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद अगला क्या है कि आपने अब ऐसा करना है कि ये सारा कुछ, चूंकि वो स्प्लिट हो गया था, तो स्प्लिट करके वो अलग अलग लफ्जों में था, लेकिन इन द एंड जब हमने उसको क्लासिफिकेशन उस पर अप्लाई करनी है, तो उस वक्त हमने क्या करना है? उस वक्त इट शुड अगेन बी ए सिंगल सेंटेंस, है ना। इसको फिर दोबारा आपने क्या करना है, स्प्लिट के बाद ज्वाइन कर देना है। तो वो ये स्पेस सेपरेटेड जो है ना, जो कंकैटिनेशन हम अपनी सी प्लस प्लस और जावा में कंकैटिनेशन करते हैं स्ट्रिंग की, तो वो रिव्यू इज इक्वल टू स्पेस डॉट ज्वाइन रिव्यू। ये आप कर देंगे तो ये क्या कर देगा, कंकैटिनेशन कर देगा। और यही लफ्ज जो थे वाओ, लव और प्लेस, जो कि अभी अलग अलग हर लफ्ज था, अब वो क्या हो गया, दोबारा एक सिंगल स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो। अच्छा, अब ये तो होगी स्टोरी सारी की सारी किसकी, एक कमेंट की। हमारे पास कितने कमेंट्स हैं? सर 1000। 1000। तो अब इस सारी चीज को क्या करते हैं, एक लूप में पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, यही सर सारे वो स्टेप्स 1000। यस सर, बार बार 1000 पे रिपीट हो अप्लाई हो जाएंगे। जाए। यस। ठीक हो गया। तो ये जो काम है ये यहाँ पे यही वाला हो कि फॉर आई इन रेंज 0 to 1000, और पाइथन में आपको पता है टैब इज द इंडेंटेशन जो है वो यूज होती है कि लूप के अंदर क्या कोड है और क्या नहीं है। तो ये जो टैब हमने दे दिया इसको, और यहाँ पे हमने यहाँ पे 0 रखा हुआ था इस जगह पे, है ना। तो यस इस सर, 0 इंडेक्स की दे जगह दिया हमने यहाँ क्या पर। कर दिया,
इंडेक्स Index एरिया। ठीक हो गया। तो Yes. जीरो पे अप्लाई होगा, फिर फर्स्ट पे, फिर सेकंड पे, थर्ड पे करते करते पूरा, और 1000 का मतलब होता है 999। ये जीरो से स्टार्ट करता है और इससे एक पीछे तक रहता है, लेस देन का लूप लगाता है। ठीक है, लेस देन इक्वल टू का लूप नहीं लगता पाइथन। तो ये इस तरह से चलते चलते क्या हुआ, ये सारे के सारी प्री प्रोसेसिंग हो गई। और इस प्री प्रोसेसिंग के बाद हमारे पास ये, हमने एक और चीज क्या कर ली कि ये कॉर्पस की एरे ले, क्या ले लिया, इसको हमने 1000 के 1000 जो रिव्यूज हैं जो प्री प्रोसेसिंग के बाद हमारे पास आएंगे, उसको हमने कॉर्पस की एरे में स्टोर करना है। तो हर एक रिव्यू जब अपेंड हो जाए, वो वापस ज्वाइन होने के बाद सारी प्री प्रोसेसिंग, लोअर केस में कन्वर्जन, अल्फाबेट्स ओनली, फिर लोअर केस में कन्वर्जन, फिर स्प्लिटिंग, उसके बाद उसके स्टॉप वर्ड रिमूवल और स्टेमिंग। ये जो स्टॉप वर्ड रिमूवल यहाँ हो रहा है और फिर उसके बाद स्टेमिंग भी यहाँ इसी स्टेप में सेम लूप में हो रही है, और फिर उसके बाद उसको कंबाइन करके सिंगल रिव्यू में हम बना रहे हैं, और जो रिव्यू बन गया है उसको हम कॉर्पस में अपेंड कर जा रहे हैं। तो इसका मतलब है इस एरे में 0 से स्टार्ट होंगे और 999 तक तो सारे के सारे रिव्यूज ऐड हो जाएंगे। तो अब हमारा डाटा किसमें आ गया, रिव्यूज का सारा कॉर्पस। यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछिए। सर ये कॉर्पस यूजर डिफाइंड है ना? हाँ हाँ, ये हमने खुद बनाया है, ये कॉर्पस का ऑब्जेक्ट है। तो आपको ये डायनामिकली टाइप लैंग्वेजेस हमने शुरू में डिस्कस भी किया था कि इसमें हम कोई डाटा टाइप ऐसा लेफ्ट साइड पे डाटा टाइप नहीं डिफाइन करते, राइट साइड पे जिस नोयत की चीज होती है ना, उसको देख के इसको डाटा टाइप असाइन हो जाता है। तो ये क्या बना हुआ है, किसकी निशानी है ये, सर तो बस वो जो ये है वही ये बन जाएगा, इसका डाटा टाइप वही बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह आपने देखा ना क्लासीफायर्स का, जब हम वो ऑब्जेक्ट बनाते थे तो हम क्लासीफायर लिखते थे, रिग्रेसर में हम रिग्रेसर लिखते थे, और इज इक्वल टू के बाद जब हम वो क्लास का नाम रखते थे तो वो क्लास के नाम से आइडेंटिफाई करके उसको वही डाटा टाइप असाइन करते थे। हमारी टेंशन नहीं है कि हमने कौन सी डाटा टाइप असाइन करनी। तो और कोई सवाल? क्लीनिंग के सब स्टेप्स की सिग्निफिकेंस समझ आ गई है कि कौन सा स्टेप क्या होता है और क्यों किया जाता है? Yes sir, आ स्टेमिंग गई। और लेमेटाइजेशन की भी समझ आ गई, आगे चलें। Yes sir, आ गई। Yes sir. अच्छा, अब ओरिजिनली हमारा ये डाटा सेट था, ठीक है, ऐसे था। तो अब हमारे पास, आपको ये नजर आ रहे हैं वेरिएबल कौन कौन से हैं अब हमारे पास? अब हमारे पास आई वेरिएबल भी है, डाटा सेट भी है, कॉर्पस भी है और रिव्यू भी है। ठीक है, तो ये लास्ट रिव्यू जो था वो अब ये यहाँ पे नजर आ रहा होगा रिव्यू के अंदर, है ना। रिव्यू के अंदर बारी बारी सारे आ रहे थे ना, और फिर वो कॉर्पस में अपेंड होते जा Yes. रहे थे। तो जो लास्ट लास्ट वाला होगा वो अभी भी रिव्यू में पड़ा होगा। तो वाज एनफ लाइक pour salt food draw time look या took drink check। ये ऐसा क्यों नजर आ रहा है, इसमें आयोडीन की कमी क्यों है? सर स्ट्रीमिंग सर वो सारे सर वो क्लीनिंग हुई है सारी सर, स्टेमिंग है हो ना, गया, स्टॉप बट रिमूव कोई है हाल सर। छोड़ा है हमने उसका? सर ये तो मैं कह रहा हूँ वो क्या कहते हैं, यूजफुल कर लिया सर। पूरी कटिंग हो गई है है इसकी। ना, हमने कहा कि कोई समझ ना पाए। तो कंप्यूटर को, इसका मतलब है कंप्यूटर को बात समझाना कोई आसान काम नहीं है, सर है ना। यस सर। अनाद, जी जी सर। तुझे तुझे भी समझाना आसान काम नहीं, लेकिन एट द सेम टाइम कंप्यूटर को समझाना भी कोई आसान काम। यस सर, बिल्कुल सही बात है। कंप्यूटर को बच्चों तो यानी कि ऐसे मामला हमने इसका कर दिया कि किसी को कुछ समझ ना आए, अब कुछ पता नहीं लग रहा है यस कि गला कर रहा है, ए पता लग रहा है काम खराब है। फूड ड्रॉ सॉल्ट, जख्मों पे नमक नमक कुछ छिड़क रहा है ना, यस सर। तो काम खराब ही लग रहा है। अच्छा खैर, लेट्स मूव ऑन। तो ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको ये नजर आने शुरू हो गए हैं कि जी वाओ लव दिस प्लेस, वाओ लव प्लेस, क्रस्ट इज नॉट गुड, क्रस्ट गुड, stopped by during the late May bank holiday of Rick Steve recommendation and loved it। जब मैं इसको भी ऐसे ही पढ़ रहा हूँ जैसे ये सही नहीं है, ये सही है वैसे। stopped by during the late May bank holiday of Rick Steve's recommendation and loved it।
तो रिक स्टीव भाई ने कहा था कि ऐसे जाना थे, मे बैंक हॉलीडे जो थी उस पे हम गए थे और बड़ा मजा आया। तो इसका उसने क्या सलूक किया है, स्टॉप लेट मे बैंक हॉलीडे रिक स्टीव रिकमेंड लव, ठीक हो गया, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो ये इस तरह की चीज इसने बना के हमें दे दी। तो टेक्स्ट क्लीनिंग को अगर हम ओवरऑल देखें तो इसमें हमने लोड किया टेक्स्ट CSV की बजाय TSV फाइल में, की भी रीजन है, उसको लोअर केस में कन्वर्ट किया, we split the review comments into words, फिर हमने स्टॉप वर्ड्स रिमूव किए, उसके बाद उसी लूप में हमने स्टेमिंग अप्लाई किया। अब आप ये भी देखें कि हमने सेम लूप में स्टॉप वर्ड्स और स्टेमिंग का मामला कर लिया है, अलग लूप नहीं लगाया। ये भी चीजें छोटी छोटी होती हैं, लेकिन जब आप बड़े स्केल पे काम कर रहे होते हैं तो ये भी मैटर करती है। बार बार उसी चीज को प्रोसेस करने की बजाय जो चीजें इकट्ठी प्रोसेस हो सकती हैं, एंड देन वी कंबाइन ऑल द रिव्यूज या डॉक्यूमेंट्स पे अगर काम कर रहे हो तो हम कमेंट्स, डॉक्स, रिव्यूज सर जो भी हमारे पास है या ट्वीट्स, उसको हम कर रहे हैं। जी सर आप काइंडली पीछे वाले जा सकते स्लाइड पे, मैंने एक चीज पूछनी थी। ये जो सेकंड ये फर्स्ट लाइन है, क्रस्ट इज नॉट गुड, तो ये क्रस्ट गुड हो गया, तो नॉट से नो नहीं होना चाहिए था, मतलब कि पूरा नॉट क्यों उड़ गया? वेरी गुड। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि कोई ये सवाल पूछेगा, लेकिन किसी ने नहीं पूछा था, तो वेरी गुड। तो ये नॉट वाज फॉलिंग इन स्टॉप वर्ड्स, इस वजह से ये उड़ गया यहाँ पे। तो ये भी चीज हमें एट टाइम्स हम इस चीज को देख सकते हैं कि क्या हमें सारे के सारे स्टॉप वर्ड्स को अप्लाई करना है, या कुछ जो ये पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी वाले स्टॉप वर्ड्स हैं उनको हम अप्लाई ना करें। तो अगेन ये वाली चीज भी जो है ये हम देख सकते हैं। और आप यहाँ पे भी अगर देखें, ऑनेस्टली इट डिडंट टेस्ट दैट फ्रेश, नंबर 6 जो है। तो ये आप ये भी देख लें, ये जो है ये स्टेमर की भी गलती है इसमें। यस सर, स्टेमिंग स्टेमर वो भी क्या जो है, कहते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक भी कर रहा है। हाँ स्टेमर भी जो है ना वो 100% काम नहीं करता। तो स्टेमर में भी ये चीजें आ जाती है। फिर हम क्या करते हैं कि इनको फिर हम स्पेलिंग करेक्शन टाइप चीजें अप्लाई कर लेते हैं कि अगर कोई नियरेस्ट जो वो है ना स्ट्रिंग मैचिंग की चीजें, उससे हमें ये पता लग जाएगा ये कि ये वाली चीज जो है ये ऑनेस्टली के ऊपर जाके, असल में इससे ये स्पेलिंग भी गलत लिख दिए हैं, ये उसकी टाइपिंग मिस्टेक है राइटर की। तो उसको उसके स्टेमर को जो समझ आई है उसने उल्ट पुल्ट उसको कर दिया। फिर ये टेस्ट को आप देखें तो उसने स्टेमर ने ये बना दिया टेस्ट का, ठीक आ गया और फ्रेश कर दिया। तो ये भी उसी नोयत की एक चीज है, क्रस्ट गुड कर दिया और यहाँ पे भी उसने सारी खाते पॉजिटिव कर दिए, ऑनेस्टली टेस्ट फ्रेश हो गया, है ना। तो डिडंट जो है वो उसने स्टॉप वर्ड यस करके सर। रिमूव कर दिए। तो ये वाली चीजें भी हमें फिर खुद से देखनी होती हैं। और इसी पे अगला पॉइंट भी है, ये हमारी जो पूरी टेक्स्ट क्लीनिंग का पार्ट है, जो हमने कहा था ना कि हमने 3 स्टेप्स में काम को करना है। तो फर्स्ट पार्ट वाज कि टेक्स्ट को क्लीन किया जाए, सेकंड पार्ट वाज कि उसकी वेक्टराइजेशन की जाए, और थर्ड पार्ट है कि उसके ऊपर क्लासीफायर अप्लाई किया जाए। तो वेक्टराइजेशन करने की तरफ जब हम आते हैं तो हम बैग ऑफ वर्ड्स मॉडल को अगर हम देखें तो वी sklearn फीचर एक्सट्रैक्शन डॉट टेक्स्ट, इसके अंदर काउंट वेक्टराइजर जो है वो हमने इंपोर्ट किया। तो काउंट वेक्टराइजर का हमने ऑब्जेक्ट बना दिया CV, और CV डॉट फिट ट्रांसफॉर्म कॉर्पस डॉट टू एरे। तो आपको पता है कि ये वो मैट्रिक्स टाइप रिप्रेजेंटेशन जो है वो क्लास के लिए, जब हम वो उसको सारे क्लासिफिकेशन में और रिग्रेशन में हम यही करते रहे कि जो हमारा वेरिएबल x था, इस x को हम मैट्रिक्स की फॉर्म में स्टोर करते थे और फिर फर्दर इसे प्रोसेस किया जाता था। तो ये जो x वाला वेरिएबल है ये हमने यहाँ से गेट कर दिया। अब ये वही जो कॉर्पस हमने सारी बनाई थी, इसको टू एरे करके हमने वेक्टर, इसकी वेक्टराइजेशन फिर ट्रांसफॉर्म इसको क्या करता है, बैग ऑफ वर्ड्स मॉडल में कन्वर्ट कर देता है। वो आगे चल के अगर मैं आपको दिखाऊं, show it somehow as right, it looks like this। ये सारे वर्ड्स हैं, ठीक है।
तो जितने भी डिस्टिंक्ट वर्ड्स हैं वो सारे ऊपर 0 1 2 3 4 डिफरेंट कॉलम्स में आ जाए। और ये पहला कमेंट है 0 वाला, 1 जो है ये दूसरा कमेंट है, 2 तीसरा कमेंट है। अब होगा क्या कि जिस जिस ये ऊपर वर्ड्स आ रहे हैं, जो वर्ड जिस कमेंट में एग्जिस्ट कर रहा होगा वो वहां पे 1 आ जाएगा, जो नहीं कर रहा होगा वहां 0 आ जाएगा। तो ये क्या बनेगा कि से अगर हमारी ओवरऑल वोकैबुलरी 2000 वर्ड्स की बन गई, कितने की? 2000 वर्ड। 2000 words के। तो Yes, sir. तो इसके 2000 कॉलम्स होंगे। कितने होंगे? 2000 कॉलम। 2000। तो पहला क्या था? वाओ लव प्लेस। उन 2000 में से कितने बंद होंगे? एक वाओ, जहाँ जो कॉलम वाओ होगा उसके नीचे 1 आएगा, एक जो एक लव प्लेस होगा के नीचे उसके वन। नीचे यस 1 सर, आएगा, और और एक प्लेस के प्लेस के नीचे नीचे आएगा। 1। यस तो सर। पूरे 2000 में से 3 जितने लफ्ज है ना उतने नॉन जीरो होंगे, बाकी सब क्या होंगे? जीरो। जीरोज होंगे सर। समझ आ गई ये बात? यस इस सर। चीज का नाम क्या है? ये जो काउंट वेक्टराइजेशन या बैग ऑफ वर्ड मॉडल है वो ये करता है। और बैग ऑफ वर्ड मॉडल असल में सिर्फ ये नहीं करता, बल्कि वो काउंटिंग भी करता है। अगर वो कहे लव वाओ लव प्लेस, तो वो लव के नीचे 1 नहीं बल्कि 2 लिखेगा। 0 तो नहीं ना लिखेगा क्योंकि ये एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन ये भी नोट करेगा कि कितनी दफा एग्जिस्ट कर रहा है। ये बात समझ आ गई? यस सर। मुश्किल तो कुछ नहीं है ना इसमें। तो नो सादी सर। बात ये है कि इसने एक 2D एरे बना दी है। उस 2D एरे के जो कॉलम्स हैं वो हमारे पूरे के पूरे कॉर्पस के अंदर जितने भी रिव्यू कमेंट्स हैं उनके अंदर स्टेमिंग करने के बाद जो डिस्टिंक्ट वर्ड्स मिले हैं वो सारे वर्ड्स कॉलम्स में चले गए। अब हर एक रिव्यू को वो पकड़ता है, उस रिव्यू में जो लफ्ज जितनी दफा आया है वो अपने अप्रोप्रिएट कॉलम के नीचे उसका काउंटर लिखता है। ये सारा काम जो है इसको क्या कहते हैं? टैग ऑफ वर्ड मॉडल में कन्वर्जेंस। समझ में आ गई ये बात? यस सर। अगेन ये वाले सारे काम भी हम एक जमाने में खुद ही किया करते हैं, लेकिन अब क्या है कि आपने काउंट वेक्टराइजर का वो इंपोर्ट किया है क्लास, और उसके अंदर अपने कॉर्पस को पास किया, उसने खुद ही सारा कुछ करके आप पकड़ा दिया कि यार ये काउंटिंग शाउंटिंग सारी चीज मैंने करके आपको ये दे दी। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। ठीक हो गया? अच्छा, काउंट वेक्टराइजर जो है ना, इसके आप जाके इससे देखेंगे तो ये इस वक्त ये यहाँ पे राइट साइड पे जो नजर भी आ रहा है, ये बहुत सारे ये जो प्री प्रोसेसिंग के तकरीबन सारे ही काम जो है ना, स्टॉप वर्ड, स्टेमिंग और दीगर कई सारी चीजें, वो सारी की सारी चीजें इसके अंदर मौजूद होती हैं। तो हम इसकी पैरामीटराइजेशन करके, ठीक है, प्री प्रोसेसिंग को आप ऑन कर दें। टोकनाइजर n ग्राम रेंज, n ग्राम बिग वो काउंट होता है कि 2 आपने लेटर्स लेने हैं या 3 लेने हैं। जिस तरह वाओ लव्ड, इसको 2 ग्राम में अगर इसे कन्वर्ट करें ना, इसी कमेंट को, वाओ लव प्लेस को, तो 2 ग्राम इसके क्या बनेंगे? वाओ लव लव प्लेस। अगर इसको से इस वाले को करें तो क्या बनेगा? सिलेक्ट मेन्यू, मेन्यू ग्रेड, ग्रेड प्राइस। अगर इसी को 3 ग्राम में कन्वर्ट करें तो वो कहेगा सेलेक्ट मेन्यू ग्रेड, मेन्यू ग्रेड प्राइस, और बस ठीक हो गया। समटाइम्स वो क्या करते हैं कि वो स्टार्ट में $1 और डॉलर एंड में भी डॉलर डालते हैं। ये स्टार्टिंग सेंटेंस का स्टार्ट डॉलर, डॉलर के बाद कोई चीज आती है तो वो इसका मतलब है पहला वर्ड है, और जिसके बाद में डॉलर आता है वो आखिरी वर्ड होता है। तो अगर इसको हम कहें डॉलर सेलेक्ट मेन्यू ग्रेड प्राइस डॉलर, तो ये उसके 3 ग्राम क्या बनेंगे? डॉलर सेलेक्ट मेन्यू ग्रेड प्राइस डॉलर। तो डॉलर साइन है। तो ये जो n ग्राम्स हैं ये भी हम समटाइम्स क्या करते हैं, अभी जो हम कर रहे हैं वो 1 ग्राम है। अभी जो हमने काम किया वो क्या है? 1 ग्राम है। हर लफ्ज अलग अलग आ रहा है ना?
वाओ, लव और प्लेस हर एक अलग अलग कॉलम में आया हुआ है। जब हम ये कह देते हैं कि मैंने बायग्राम पे चलना, तो बायग्राम का क्या मतलब होता है कि मैंने दो दो लफ्जों को जोड़ के बनाना है। तो वाओ लव और लव प्लेस, जब इस तरह से हम चीजों को जोड़ लेते हैं तो फिर क्या होता है कि उसमें वो कॉन्टेक्चुअल इन्फॉर्मेशन समहाउ आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, जिस तरह न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क जो है वो एक सिटी है, लेकिन उसका वो वाकई दो लफ्जों पे है। तो उसमें खाली न्यू को देखें तो वो अलग आ जाएगा, यॉर्क को देखें तो वो एक अलग चीज आ जाएगी। लेकिन जब आप बायग्राम में जाएंगे तो न्यूयॉर्क पूरे का पूरा आपको एक लफ्ज में नजर आना शुरू हो जाएगा। इसी तरह जब आप ट्राईग्राम में जाते हैं तो कुछ फ्रेजेस आपको वाजे होने शुरू हो जाते हैं कि ये फ्रेजेस हैं और ये इकट्ठे आते हैं वगैरह वगैरह। तो वो जो एक ये वाले जो बायग्राम्स ट्राईग्राम्स हैं, ये सेमेंटिक रिचनेस समहाउ लेके आना शुरू हो जाते हैं फीचर्स में। तो ये जो सिंगल वर्ड है इसको क्या कहते हैं, यूनिग्राम। इस वक्त तो हमने ये वाली चीज की है, ये क्या है, यूनिग्राम बेस्ड। हम इसी चीज को बायग्राम बेस्ड भी कर सकते हैं, इसी चीज को ट्राईग्राम बेस्ड भी कर सकते हैं। और फिर ये जो हम वो डिफरेंट वेरिएशन हम लेके आते थे ना उसमें पिछले क्लासिफिकेशन के एल्गोरिथम्स में, तो यहाँ पे हम प्री प्रोसेसिंग के लेवल पे वर्ड्स की प्री प्रोसेसिंग में हम बहुत सारी वेरिएशंस लेके आ सकते हैं। जिस तरह आप स्टॉप वर्ड रिमूव करें तो क्या हो रहा है, और अगर आप ना करें तो क्या हो रहा है। अब क्या होगा, जो आयरा ने सवाल पूछा था उसमें उसके कई सारे जवाब हैं। एक जवाब ये देखो, अभी हमने देखा था तो डिडंट भी गायब हो गया था ये वाला, और ये नो भी गायब हो गया था। तो जो एक्चुअल काम इन्होंने ही तो मदद करनी थी फिगर आउट करने में कि ये नेगेटिव कमेंट, तो यही गायब हो जाएंगे तो फिर क्या बचेगा हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं कि हमने स्टॉप वर्ड रिमूव किए तो कैसा रिस्पांस था, सिस्टम क्लासिफायर ने क्या रिजल्ट्स दिए, और हमने स्टॉप वर्ड रिमूव नहीं किए तो क्लासिफायर ने कैसा परफॉर्म किया। ये दोनों में आ रहा है, फर्क समझ आ रहा है। जी सर, जी सर। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी टेंड टू फिगर आउट के। और फिर इसी तरह हम कहते हैं अच्छा स्टेमिंग की भी अपनी एक सिमेंटिक वैल्यू है। स्टेमिंग की क्या सिमेंटिक वैल्यू है, स्टेमिंग की ये है कि वो जो सारे अल्फाज अपने एक रूट पे, या ये जो हम करते हैं फॉर दैट मैटर लेमेटाइजेशन करते हैं, ये तमाम मिलते जुलते एक अल्फाज के जितने भी वेरिएशन उन सारों को उसके रूट पे कन्वर्ट कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि वो सारे एक ही मीनिंग पे आके मैप हो जाते हैं। तो मीनिंगफुलनेस के लिहाज से वो एक ही लफ्ज के ऊपर मैप हो जाने के नाम है। तो ये इस चीज के एक सिमेंटिक वैल्यू भी है स्टेमिंग की। ईटन को वो इसने ईट कर दिया, एट को भी ईट कर दिया। ठीक है, इसी तरह कंप्यूटेशनली को उसने कंप्यूट कर दिया, कंप्यूटेशन को भी उसने मे बी कंप्यूट कर दिया, कंप्यूटर को भी कंप्यूट कर दिया। सो it is actually giving us an impression that it has something related to the computing thing। compute से ये निकल जाए सारे के सारे वेरिएशन, तो उन सारों को जब वो कंप्यूट पे ले आएगा तो दैट मीन्स कि ये सिमेंटिकली वो चीजों को एक ही चीज पे मैप कर रहा है। अब यहाँ पे जब आप प्लेजरिज्म चेक करते हैं, अब अभी तो हम ये क्लासिफिकेशन पे बात करें ना, आप इसको लेके हैं प्लेजरिज्म चेक करने पे। तो प्लेजरिज्म चेक करने में ये वाली चीज आपके लिए फायदेमंद हो जाएगी कि नहीं होगी, कि जो, और फिर इसी तरह इसके इसी प्री प्रोसेसिंग के अंदर आप समहाउ एक और भी चीज हो सकती है कि हम क्या करें कि हम वो सिनोनिम्स को समहाउ इनकॉर्पोरेट करना शुरू करें कि अच्छा ये जो लफ्ज है इसके सिनोनिम्स कौन कौन से, तो वो सिनोनिम्स को भी आप करें और वो सारे सिनोनिम्स जितने भी वो लाइक वाइज लफ्ज हैं उन सारों को मैप कर दे किसी एक के ऊपर। मतलब प्लेजरिज्म चेक करते वक्त आप ये भी काम कर सकते हैं। समझ आ रही है, जो आप फनकारियां लगाते हैं वर्ड में जाके या इंटरनेट से ढूंढ के वो सिनोनिम्स पहले चंगे ढूंढ के और उससे रिप्लेस करके आप कहते हैं चलो जी ओके हो गया। तो सर हम वो क्या करें, स्पिन हम बॉट अगर करता है। जी सर, अब स्पिन अब बॉट एक अब हम वेबसाइट है वो कर देती है। हाँ कई वेबसाइट्स हैं जो कि इस तरह, तो आप क्या करें, आप उसका फिर ये वायरस एंटीवायरस है ना, उसने वो कर दिए। आप ऐसा करें, अब आप ये जिस तरह हमने स्टेमिंग की है या हमने लेमेटाइजेशन की है, आप इसका भी नेक्स्ट लेवल कर दें। आप कहें कि यार जो सिनोनिम्स है ना सारे के सारे, हर वर्ड को उसके सिनोनिम के ऊपर मैप कर दो। इसका मतलब ये है कि सिमिलर वर्ड्स होंगे ना, सिनोनिम का मतलब है सेम मीनिंग के वर्ड।
तो सेम मीनिंग के जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं उनका एक रिप्रेजेंटेटिव निकाल। ठीक है, आप कह रहे हैं नीट, क्लीन, क्लियर, इन सारों को क्लियर पे मैप कर। ठीक है, तो नीट, क्लीन, क्लियर जहां पे भी लिखा होगा उसकी जगह क्या आ जाएगा टेक्स्ट में? क्लियर। तो आपने जो भी वेबसाइट चलाई हुई थी उसने जो भी क्लियर को नीट, नीट को क्लियर, क्लीन जो भी किया था वो सारे का सारा वापस वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म पे एक स्टैंडर्ड पे वो मैप कर देगा। यानी कि हर ग्रुप ऑफ वर्ड्स में हम ये कर सकते हैं, जिसमें हमने स्टॉप स्टेमिंग की या हमने लेमेटाइजेशन की, तो आप ये वाला एक नई लाइब्रेरी के अंदर फंक्शन डाल सकते हैं या अपना लिख सकते हैं, जिसमें कि आप क्या करेंगे, इंग्लिश के लैंग्वेज के ऊपर ये वाला काम करेंगे, जो भी सिनोनिम्स हैं तमाम डिक्शनरी वर्ड्स के, उन सारों का एक रिप्रेजेंटेटिव निकाल। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा कि प्लेजरिज्म के लिए जो आपने सिनोनिम्स वाली एक्टिविटी करनी है वो सारी की सारी आपके पास एक स्टैंडर्ड वर्ड आ जाएगा। अब आप उनमें से कोई भी लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, टेक्स्ट की प्री प्रोसेसिंग में वो वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म पे चला जाएगा। वहां से फिर स्ट्रिंग मैचिंग आप करेंगे। वहां से क्या करेंगे? स्ट्रिंग मैचिंग। तो स्ट्रिंग मैचिंग करेंगे तो वो चूंकि ओरिजिनल फॉर्म पे होगा तो फिर अब उसकी मैचिंग काफी आसान हो जाएगी, फिर आपके पकड़े जाने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाए। बच्चू जी समझ आई? Yes, sir. जी सर। यस सर। तो ध्यान से आइंदा। डन हो गया सर। और अब तो तो डिग्री ये है कि कहाँ से प्लेजरिज्म करेंगे हम? नहीं, एफवाईबी में बड़े बड़े फनकार बैठे होते हैं। अच्छा सर। हाँ, तो ये पूरी आपकी वो बन गई कि आपने यहाँ पे जब मैं बात ये बताने जा रहा था कि आप इस काउंट वेक्टराइजर के अंदर जो पैरामीटर्स हैं उनकी मदद से भी कर सकते हैं, ये एनग्राम्स वगैरह और ये वो, तो कुछ चीजें आप इस लेवल पे भी कर सकते हैं, लेकिन प्रेफर्ड जो लोगों की प्रैक्टिस है वो ये है कि आप प्री प्रोसेसिंग अलग से करें। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं स्टॉप वर्ड्स को गेट करता हूँ और उन स्टॉप वर्ड्स के अंदर से नॉट, डिड नॉट या जो पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी वाले वर्ड्स हैं उनको मैं निकाल देता हूँ पहले, और फिर वो जो मेरे क्लीन वर्ड हैं जिनको मैं मेरी इस प्रॉब्लम के अंदर जो स्टॉप वर्ड को प्रॉब्लम करने वाले वर्ड थे जो नहीं निकलने चाहिए, जिसमें डिडंट और नॉट थे वो नहीं निकलने चाहिए, तो उनको एलिमिनेट करने के बाद मैं इसको अप्लाई करूँ तो ये मैं इस फॉर्म में ज्यादा आसानी से कर सकता हूँ, है ना, कि जब मैं इस सारे काम को खुद अपने पास कर रहा हूँ। और अगर मेरे पास ये इसके अंदर मैं काउंट वेक्टराइजर के अंदर करूंगा तो वो पैरामीटराइजेशन के अंदर तो फिर वो जो डिफॉल्ट सेटिंग्स हैं उनको वो अप्लाई कर देगा और मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये वाला, और इनमें से कौन सी चीज करनी है नहीं करनी वो खैर पैरामीटर्स के अंदर आ जाता है कि आप उस पैरामीटर को छोड़ दें तो वो नहीं कुछ करेगा, और अगर इसे ऑन बोर्ड कर लेंगे तो वो एक्टिविटी परफॉर्म कर देगा। तो एनीवे, these are two different ways of doing things. Preferred way is to do like this, कि आप खुद करें। और ये फिर यहाँ तक सारी बात समझ आ गई? यस सर आ गई। अच्छा, हमने एक चीज तो कर ली। अब जिस तरह वो था ना, वो प्यारे भाई ने हमें रिकमेंड किया था कि भाई उधर जाके आगे छुट्टी आ रही है बैंक हॉलीडे, तो उसमें जाके वहां से पिज्जा खाना। एक कमेंट आया था ना अभी हमने देखा था, कौन सा वाला? ये वाला तीसरा, स्टॉप बाय रिक स्टीव भाई ने रिकमेंड किया था। तो रिक स्टीव भी बस इसी कमेंट में ही आया होगा और तो कहीं भी नहीं आया होगा, है ना। तो Yes, sir. जब ये वाली चीज होती है तो इसको भी हम होता है कि ये लफ्ज भी ऐसा कोई खास लफ्ज नहीं है, ये कोई बड़े कोई खास किसी बंदे का नाम आ गया है या कोई ऐसी कोई टिपिकल चीज आ गई है जो कि सच किसी खास उसके लिए है, सच कोई इसका काम नहीं। तो इस तरह की चीजों को भी हम रिमूव कर सकते हैं। ये वो अल्फाज होते हैं, ये जिस तरह स्टॉप वर्ड्स होते हैं ना, स्टॉप वर्ड्स होते हैं जो हर बात में पहुंच जाते हैं। नाद समझ आ रही है? जी जी सर आ रही है। स्टॉप वर्ड्स क्या होते हैं? सर जो सेंटेंस को यही ना प्रॉपर्ली बता फॉर्म दो। करके लिखे। और मैंने कहा जाके यही ना बता देना कि सर को पूछे स्टॉप वर्ड क्या होते हैं, तो सर स्टॉप वर्ड जो हर बार हाथ में पहुंच जाते हम नहीं सर। हैं। वो कह किसी को पढ़ गए हैं, सर मैं बना रहा सर अगर सर अगला भी अगर देसी हुआ तो फिर तो बता सकते हैं ना जो इंटरव्यू है। हाँ फिर, हाँ फिर बता दो।
तो वो इसका मतलब ये है कि वो दिस, ऑफ, ऑन, इज, ये तकरीबन हर सेंटेंस में मौजूद है ना। लेकिन यस सर। इसका एक बिल्कुल ऑपोजिट भी चीज है। कोई ऐसी चीज होती है जो कि बिल्कुल किसी कमेंट में अवेलेबल है। जिस तरह ये रिक स्टीव है, रिक स्टीव बस इसी कमेंट में है। तो अब ये रिक और स्टीव दो लफ्ज इस तरह के आ गए। एक और आ गया, उसने कहा जी फरूख ने मुझे कहा था कि इस रेस्टोरेंट में जरूर जाना। तो अब फरूख आ गया, फरूख भी बस एक आध दफा ही आया। अब इस तरह लोगों के नाम आने शुरू हो जाए अलग अलग डिफरेंट कमेंट्स में, तो पता लगे 100 बंदों के नाम आ गए, तो वो 100 की वोकैबुलरी एम ही बढ़ जाएगी हमारी, है ना। और वो बड़े यूनिकली अपीयरिंग वर्ड्स हों। तो हम क्या करते हैं कि हम उनसे भी माफी मांग लेते हैं। हम कहते हैं कि भाई तुम भी निकलो, शाबाश, तुम्हारा कोई काम नहीं है इस सारे सिलसिले में। समझ आ गई? कोई सर सही बात है ना। उनका उनका यस ऐसा सर। कोई इस सारे सिलसिले में काम नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये इसने 1565 की वोकैबुलरी आइडेंटिफाई की थी, जिसमें रिक स्टीव शामिल था। ठीक। तो हमने काउंट वेक्टराइजर के अंदर एक काम किया कि हमने मैक्स फीचर्स इक्वल टू 1500 कर। इस 1500 का मतलब है कि वो जो हर कॉलम में टोटल नंबर ऑफ वंस वो देखेगा। हर कॉलम में क्या करेगा? टोटल नंबर ऑफ वंस। इसका मतलब है कि कितने रिव्यू कमेंट्स में वो कॉलम, वो वर्ड अपीयर हुआ है, यही नजर आएगा ना। यस सर। जितनी भी नॉन जीरो एंट्रीज हैं एक गिवन कॉलम में, वो बता देंगी कि ये भाई ये इतने रिव्यू कमेंट्स में ये अपीयर हुआ। तो जिनमें सबसे कम अपीयर हुआ हो, फॉर एग्जांपल रिक स्टीव, रिक है वो सिर्फ एक में ही आया था, इन सारे 1000 में बस एक में आया था। स्टीव एक अलग लफ्ज माना जाएगा, वो भी एक में ही आया था। तो जब वो एक एक में आया था तो हम उनसे क्या कहते थे? थैंक यू वेरी मच, आप छुट्टी करें। तो उनको हम जो लोएस्ट काउंट वाले कॉलम्स हैं, जिनके अंदर जो नॉन जीरो एंट्रीज सबसे कम है, उनको हम एलिमिनेट कर देते हैं। कितनों को? जो भी 1500 से ऊपर जितने भी हैं वो हम सारे एलिमिनेट कर देंगे। तो इसका मतलब है 65 लीस्ट काउंट वाले जो हैं वर्ड्स, जो कि कम से कम रिव्यूज में अपीयर हुए हैं, उनको हमने एलिमिनेट कर। और ये रफली हमने खुद ही एंटिसिपेट किया है कि यार इस तरह कर, इसकी कोई 1500 की कोई खास रीजन नहीं है कि 65 ही निकालने हैं। इट डिपेंड्स कि आपका ये किस डायमेंशन की चीज है और इसके ऊपर आप क्या अप्लाई करें। इस 1000 में से क्यों नहीं हमने कम किया? इसको क्यों छेड़ा? बोल दे नहीं। सर 1000 से हमारे ओरिजिनल वैलिड हैं सर, हमारे ओरिजिनल रिव्यूज हैं हमारे टोटल। बिल्कुल 1000 में से कुछ भी निकालने का मतलब है कि हम अपने डाटा सेट के रिव्यूज को ही फारिग कराई जा रहे हैं। रिव्यू फारिग नहीं कराने हमने ऐसा वो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन निकालना है जिसका कोई खासुल खास काम नहीं है जिंदगी। यस सर, रिजल्ट को ठीक परफेक्ट है, हम अपने, तो ये भी इट इज अ डायमेंशनल रिडक्शन, कि वो ऐसे वर्ड हैं जो कि किसी किसी में आ रहे हैं और वो नाम शाम ही होंगे, या कोई किस्म के कोई किसी ने कोई कोलोकियल वर्ड इस्तेमाल कर लिया है, तो वो उस टाइप की चीज को एलिमिनेट हम कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो बाकी यस डायमेंशनल रिडक्शन जो है वो भी हैं, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस और सपोर्ट वेक्टर मशीन वगैरह, तो वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लेट्स कंक्लूड द लेक्चर ओवर हियर। मैं थक गया हूँ अब, तो इसको भी कंक्लूड करेंगे अगली क्लास में, और साथ में मैं आपको रिसर्च वाला जो बातें हैं वो भी बताऊंगा कि क्या आपने करना। सर, वो आपने एक मेल की थी। वो मैं अब आपको ना वो भेज दूंगा, कुछ चीजें जितनी समझ आ गई वो कर लेना, बाकी इंशाल्लाह फिर मैं ना अगली ओके क्लास सर। में। अच्छा सर, एक बात ओके और सर। पूछनी थी। हाँ। ये आपने इसमें प्रेजेंटेशन का भी बोला हुआ है, तो उसका क्या सीन वगैरह है? प्रेजेंटेशन का मुझे नहीं लगता हमें टाइम मिलेगा, बहुत सारी चीजें पढ़ने वाली हैं। तो बस तो रिपोर्ट ही कर लें? वो रिपोर्ट जो वर्ड वाली रिपोर्ट है और एक्सेल की शीट होगी, वो मैं आपको बता दूंगा, वो आप दोनों काम अच्छे तरीके से कर दीजिए। और सर ठीक वो है। प्रोजेक्ट फिर कैंसिल है? नहीं, प्रोजेक्ट ऑप्शनल रखा हुआ है मैंने, तो जो बच्चे प्रोजेक्ट करना चाहते हैं वो जरूर करें। मैं तो ये क्योंकि कहूंगा सर कि अभी सारे लोग ही करें। काफी लेक्चर्स वगैरह पढ़े हुए हैं, तो इसलिए कह रहा था आप दोनों में से एक चीज रख मैं लें, रिपोर्ट रख नहीं लें नहीं या दोनों वो।
नहीं वो रिपोर्ट वाला काम तो बहुत आसान है, एक पेपर आपको मिलना है, वो पढ़ के चलो सेंस ही बनेगा ना, वो तो सब करें ही करें, ऑप्शनल नहीं। प्रोजेक्ट मैं ऑप्शनल कर देता हूँ कि असाइनमेंट्स तो काफ़ी सारी हमने दे दी हैं, तो प्रोजेक्ट जो है वो आपका ऑप्शनल है कि जो करना चाहता है, अच्छे मोटिवेटेड बच्चे हैं सीखने के लिए, एक प्रॉब्लम लें और उसके ऊपर काम करें, तो वो ठीक एक हो अच्छी गया। चीज़ हो जाएगी। ठीक है, जो लेकिन उसके प्रोजेक्ट करने के बाद प्रपोजल उनके सेट हो मार्क्स जाए। मिलेंगे। हाँ हाँ, उनको मिलेंगे बिल्कुल। उनको वो बोनस मिल बोनस जाएगा। मार्क्स जितने जितने आपके मार्क्स आएंगे ना, उसमें से फिर मैं वो किसी भी चीज़ में, फाइनल में, असाइनमेंट्स में, जहाँ जहाँ कटे होंगे वहाँ पे बढ़ा दूंगा मार्क्स, ओके सर। जिसने अच्छा प्रोजेक्ट किया हो। धन्यवाद। ठीक है, ये आपके लिए वो भी है ना कि आप ऑफलाइन बैठ के, आपके पास खुला टाइम है कोई भी अच्छी सी चीज करने का, लेकिन कुछ बच्चों ने मुझे वो प्रपोजल भेजे हैं, प्रपोजल भेज के बैठ कर आके आपने करना है। एक बच्चे को मैंने कल जवाब दिया है, वो पता नहीं किस चीज पे कह रहा था, तो डाटा सेट जिस चीज का अवेलेबल है ना उस पर काम करें। आप लोग अभी डाटा सेट बना के नहीं काम कर सकते, तो मेक इट श्योर कि जिस चीज का डाटा सेट अवेलेबल है उसके ऊपर आप काम करें। ठीक हो ठीक गया? हो गया। और ये वेरिएशंस और डिफरेंट एल्गोरिथम्स, उनका कंपैरिजन, और उसकी फिर एक रिपोर्ट आपने बना के देनी है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। और जो अच्छा काम करेंगे उनको फिर वो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट भी आप कर सकते हैं मेरे साथ, और इसी तरह आप उसी को कंटिन्यू करते हुए, और इसी तरह आप क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर रिसर्च पेपर भी लिख सकते हैं मजीद काम कर। तो ये आप लोगों के पास बड़ा अच्छा मौका होगा कि आप अपनी जो भी चीज़ें, जिस तरह कुछ बच्चे हेट स्पीच पे करना चाह रहे हैं, हेट स्पीच इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट टॉपिक, कोई उर्दू पे काम करना चाह रहा है, उर्दू पे करें काम, तो काम शुरू इस कोर्स में बेशक कर दें और आगे चलाते जाएं उसे, और फिर उससे अच्छा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बना दें, व्हाई नॉट। ठीक है, बाकी कॉल मैं कोई फोर्स नहीं कर रहा किसी को, जैसे आपका दिल करता है वैसे आप। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। नहाएं धोएं, जुम्मा पढ़ें, अल्लाह से माफ़ी मांगें, और सबके लिए और दुआ। आप भी दुआओं में थैंक यू याद वेरी मच। रखिए। आप भी। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।